में राज और जोधपुर वालों का दिल्ली में राज स्थान जोधपुर को चुना। यहां मिलिट्री भी है, एयरफोर्स भी है, बीएसएफ भी है और मारवाड़ की एक जमाने में राजधानी जोधपुर के लोग मानते थे। और अब भी हमारे आसपास के जो मारवाड़ के लोग हैं, चाहे हमसे पहले बच्चे पढ़ा करते थे, हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ते थे, ज्यादातर नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, सिरोही के बच्चे जोधपुर के अंदर पढ़ाई करते थे। और आज भी जोधपुर जिले के बाद अगर सबसे ज्यादा किसान के बेटे जोधपुर में पढ़ रहे हैं, वो बाड़मेर जिले के और नागौर जिले के किसान के बेटे जोधपुर में अध्ययन करके और किसान कौम और जवान को हमेशा जिंदा रखने का प्रयास करें और अपना नाम भी हर फील्ड के अंदर रोशन भी कर रहे हैं। भाइयों, जोधपुर की रैली से हमने यह भी कहा था कि जोधपुर की रैली एक टेलर है, पूरी पिक्चर मोदी को कहां दिखानी है यह भी हम तय कर लेंगे। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जन समर्थन आपने मुझे 5 दिन के अंदर दिया, मुझे अच्छी तरह याद है कि बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों के साथ भूखे प्यासे और बालोतरा के अंदर कल सुबह जो सभा थी, वो 6:15 बजे सभा समाप्त हुई। पूरी रात नौजवान मेरे साथ चल रहे थे, पूरी रात नहीं सोए। आज भी जो लाखों की संख्या दिख रही है, ये जवान मारवाड़ के बाद शेखावाटी अंचल, बीकानेर का पूरा डिवीजन और तमाम जो जिले मैंने बताए, उन जिलों से अपने अपने साधनों से आया है। और कोई साधन लेके आया, कोई अपनी बस करवा के लाया, किसी ने 15,000 रुपए इकट्ठे किए, किसी ने 5,000 का तेल डलाया, किसी ने 20,000 25,000 में बस की। और आपने एक ही बात कही कि हनुमान जी, हम आपको थकने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। आप देश के अंदर एक ऐसे नेता हो जो हमेशा हमारे लिए लड़े, इस लड़ाके को हम जिंदा रखेंगे। अपने अपने साधनों से लाखों की संख्या पार करा के एक इतिहास जोधपुर की धरती से जोधपुर के नौजवानों ने बना दिया। भाइयों, इसी मैदान के अंदर मोदी की रैली भी हुई थी, इसी मैदान में कांग्रेस की रैलियां भी हुई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री की जब रैली होती तो आप देखते हो कि सुरक्षा का इतना बड़ा इंतजाम होता है कि जहां हम खड़े हैं उसे 100 मीटर तक तो सुरक्षा कर देते हैं। बीजेपी वालों की आदत है, भीड़ तो कर नहीं पाते तो आगे कुर्सियां लगा देते हैं, 5,000 कुर्सी लगा देंगे यूं करके और कह देंगे दूर से सोशल मीडिया में दिखा देंगे, मीडिया में दिखा देंगे, क्योंकि मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया को तंग भी करता है। मैंने देखा है कि कई चैनल अगर बीजेपी की खबर नहीं चलाएं, उसके ईडी की रेड करा दे, उसके ऊपर दूसरा काम कर दे। कई चैनल तो बहुत डरे हुए हैं, मैंने देखा है। और कई चैनल ऐसे जो राजस्थान की सरकार से इतने डरे हुए हैं कि हनुमान का नाम ही नहीं लिखते। मेरा फोटो जरूर दिखाते हैं, मेरी भीड़ दिखाते हैं, लेकिन नाम नीचे नहीं आता। बड़ी मेहरबानी उन चैनलों की मेरे ऊपर, पूरा ध्यान वो मेरा रख रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वक्त वक्त की बातें होती है। मैं तो ये मानता हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाला मीडिया आज, अरे भाई सुनो मेरी बात, ये बीच में कोई 2-4 बच्चों को ज्यादा तकलीफ है ना तो तुम अभी भागोगे यहां से, ठीक है? बकवास करोगे ज्यादा, कौन करे बदमाशी? बैठ जाओ चुपचाप। और निकम में कहां से आ गए पता नहीं। उठा उठा, कौन है? और राजू चेक करें कौन है। नीचे बैठो सब लोग नीचे बैठ जाओ। जो पाइप पे बैठा नीचे बैठो आप। पाइप पर नीचे बैठो। और ये जो बीच में है ना, ये ज्यादा जोश में दिखाओ, तुम्हारा जोश कितना मेरा देखा हुआ है, ठीक है ना? बेशरम कहीं के है ना। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तो मोदी टीओडी लाया तुम्हारे खिलाफ। ऐसे ही घूमते रहो तुम, ठीक है ना? अरे कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए आंदोलन, बैठे रहना ऐसे ही।
कौन अपनी जिंदगी खराब करेगा तुम लोगों के लिए? कौन से तुम पूरी सीटें ला दो? पिछली बार 3 आई थी। भाइयों, मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करूंगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अभी राज्यसभा के चुनाव थे, ऐसी ऐसी पार्टियों के नाम रोज लिख के फोटो छापते थे मीडिया वाले, जैसे कोई उनके पीछे बहुत बड़ा जनाधार हो। थोड़ा हमारे 3 विधायक है, तीसरी बड़ी पार्टी है, 5 प्रधान है और 1 चेयरमैन है, एक लाइन भी नहीं छापते थे। ये लिखते थे बीजेपी, नीचे लिखते थे आरएलपी। आप कितना ही कुछ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, केजरीवाल को मीडिया ने मुख्यमंत्री बनाया, वो मना करता कि नहीं बनाया, तो वो केजरीवाल वाली खींच मेरे ऊपर तो मत निकालो यार। मैं तो इतना प्रयास कर रहा हूं, लड़ रहा हूं। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो तो इस राजस्थान में कोई लड़ाका नहीं। देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तमाम राजस्थान के, चाहे जोधपुर का मामला हो, चाहे बाड़मेर का मामला हो, चाहे तमाम मामले हो, अगर पुरजोर तरीके से कोई लड़ाई लड़के मामले उठाता है, 24 भाजपा के एमपी सोते हैं, जिनमें 3-4 मंत्री भी शामिल है। एक एमपी है सांसद आरएलपी का, जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाए, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। 2014 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल प्रति बैरल जो भाव था, उससे 8 साल बाद प्रति बैरल क्रूड ऑयल का भाव घट गया। उसके बावजूद जो डीजल पेट्रोल 60-65 रुपए में बिकता था, वो डीजल पेट्रोल आज 100 पार चला गया। दुर्भाग्य देखिए, ये तो बीजेपी का कारनामा है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है। हमारी राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि खाली दिल्ली पे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गहलोत साहब, आप भी कुछ करिए, क्योंकि आपके जो 2 कार्यकाल थे, 98 से 3 और 8 से 13, 8 से 13 में विधायक था, इतने कमजोर नहीं थे। इस कार्यकाल के अंदर एक चोरों की फौज, बेईमानों की फौज ने आपको घेर लिया और सरकार बनाने के और सरकार को बचाने के लिए आप आंख बंद करके धृतराष्ट्र बन गए। अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए आप हर उस व्यक्ति का फायदा कर देता हो जो आके आपको कह दे कि मैं वैभव को जिता दूंगा। कोई काम कर रहे थे वैभव के नाम से। जब लोकसभा का चुनाव था, तब आपने देखा होगा, मैं गठबंधन से सांसद था और मुझे गठबंधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जिन लोगों से मेरा राजनीतिक झगड़ा नागौर के अंदर चल रहा था, 14 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2.25 लाख के लगभग वोट नागौर में आए और कांग्रेस हार गई। भाइयों, 4 लाख के लगभग वोट आ जाते, आरएलपी से लड़ता, लेकिन जीत नहीं होती। मुझे जीत के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जाना था। मैंने नौजवानों को पूछा कि गठबंधन किसके साथ करें। बच्चों की तरफ से आवाज आई कि गठबंधन मोदी के साथ करो, और गठबंधन किया मोदी के साथ। तब मैंने उनको वचन दिया था बीजेपी पार्टी को कि नागौर तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन आपकी 25 की 25 मिशन 25 राजस्थान में पूरा करेंगे, कांग्रेस को हरा के घर बिठा देंगे और मुख्यमंत्री के बेटे को भी जोधपुर के अंदर हराएंगे। भाइयों, जाट और विश्नोई समाज 2 के ही वोट जोधपुर में 4.5-5 लाख के करीब है। ये दोनों समाज अगर उस समय कांग्रेस के साथ लग जाते तो कांग्रेस की जीत निश्चित थी, लेकिन नौजवानों ने मेरे पे भरोसा किया। मेरे समाज के 50 विधायक, पूरे देश के मंत्री, वो गांव-गांव, गली-गली घूम रहे थे अशोक गहलोत के बेटे को जिताने के लिए, और अकेला हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 3 रैली करके गया। वैभव गहलोत लाखों वोटों से हार गया। ये भाजपा की जीत नहीं थी, ये कोई मोदी की हवा नहीं थी, ये कोई भाजपा की जीत नहीं थी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों और किसानों ने
वेंटिलेटर पे पड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी को वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया था, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन फ्लो तेज किया था। यही हाल बाड़मेर के अंदर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, यही बीकानेर के अंदर, यही सीकर के अंदर, यही राजसमंद के अंदर, यही जयपुर के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हम जब वहां गए जीत के दिल्ली, एनडीए की मीटिंग होती थी और मोदी जी एनडीए की मीटिंग में ऐसे भाषण देते थे, आप हमारा परिवार हो। हमें भी लगता था, नए नए गए थे कि क्या पता परिवार ही मान रहे हो। फिर नजदीक से इन लोगों को देखा, वहां तो किसान की और जवान की कोई इज्जत नहीं, बीजेपी पार्टी के आसपास ही। और भाइयों, जब किसानों का बिल आए तब उन लोगों ने मुझे यह भी कहा था कि आप सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे क्यों जा रहे हो। मैंने कहा, मोदी जी आपने मुझे एमएलए एमपी नहीं बनाया, मेरे पिताजी तो 77 में विधायक थे, बीजेपी तो 80 में बनी थी, आप खुद 77 में कहां थे इसका भी पता कर लो आप सारा। हनुमान बेनीवाल खुद के दम पे राजस्थान के अंदर इन जवानों के जोश हुंकार जज्बे से और किसान कौम के आशीर्वाद से पैदा हुआ है, ऐसे राजनीति के अंदर पैदा नहीं हुआ। और कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अभी तक जो मेरा संघर्ष है उस पर एक बड़ी किताब लिखी जा सकती है। बड़े बड़े नेताओं से लड़ा, वसुंधरा जिसकी सैंडल चप्पल उठाने के लिए लोग तरसते थे, उस वसुंधरा से लड़ा और उसको राजस्थान से फुर कर दिया, भगा दिया राजस्थान से। जो गहलोत अपने आप को जादूगर कहता है, उसके बेटे को जोधपुर की धरती पे चैलेंज देकर हराया और उसका जादूगरी गहलोत की खत्म कर दी। फिर नंबर आया मोदी का, तब लोगों ने कहा, अब हनुमान जी आप क्या करोगे। भाइयों, मोदी को छोड़ के, सत्ता का सुख छोड़ के, हनुमान अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए देश के हाईवे पे 70 दिन तक बैठा रहा और इस कौम को न्याय दिला के दम लिया किसान को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी पे टूर, पर्यटन बना दिया सेना को, ठेके पे दे दी सेना को, संविदा पे दे दी सेना को, रोजगार मिले नहीं। मोदी जी के भाषण होते थे बड़े बड़े, देखो भाषण में तो मोदी जी का मुकाबला नहीं, ये तो तय है कि भाषण इतना अच्छा देते हैं, इतना मजेदार देते हैं कि एक बार उनके भाषण में कोई उलझ जाएगा ना तो उसको यूं लगेगा कि जैसे भाषण में ही सब कुछ मिल गया हो, खो जाता आदमी। अच्छी बात कहता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो 8 साल में कितना रोजगार होता, 16 करोड़, 16 लाख नौकरियां भी लगी क्या देश के अंदर, बताओ मुझे। नरेगा के अंदर जरूर हिंदुस्तान में जो नरेगा के अंदर जाते थे गांव में, वो संख्या 2 गुणी 3 गुणी हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई है। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाए, सही बात है, कुछ औद्योगिक घरानों को, कुछ व्यापारी वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत फायदा पहुंचाया। जो बीजेपी को बड़ी फंडिंग करते हैं, बीजेपी को बड़ा फंड देते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की औकात देखी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जब मीटिंग लेते हैं, बीजेपी के सांसदों को सीधा सीधा कड़ा संदेश देते हैं कि कोई भी एमपी ट्रांसफर, पोस्टिंग या काम लेके मेरे पास नहीं आएगा। आप देखिए, इस तरह डांटते हैं जैसे टीचर दूसरी तीसरी स्कूल के अपने बच्चे को डांट लगाता है। और जैसे ही लोकसभा हो, अपने अपने इलाके के अंदर जाओ, कहीं मौत होगी तो बैठने चले जाओ, कहीं शादी में चले जाओ। तुम्हारा क्या काम है दिल्ली के अंदर? जब व्हिप जारी होगा या मैं मैसेज करूं तो 24 घंटे के अंदर उठ के आ जाना, भीड़ मत करो दिल्ली के अंदर। आप बताइए, जिस तरह की तानाशाही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, सांसदों का बजट खत्म कर दिया। केंद्रीय विद्यालयों के अंदर सांसदों का छोटा मोटा कोटा होता था, इसमें हम छोटे मोटे हमारे भाई की प्रेस के भी बैठे हैं, हर भाई उम्मीद करता था कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर एमपी साहब से सिफारिश कराएंगे। भाइयों, मोदी जी हमारा वो कोटा भी खा गए। उन्होंने एक ही चीज तय करी है कि मैं 72 साल का हूं। मोदी जी का एक ही कहना है कि मैं ही सच्चा हूं, मेरे लिए कोई नियम लागू नहीं, बाकी सबके लिए नियम लागू। मैं 72 का हूं
रिटायर नहीं हूं और बाकी 70 साल वालों को टिकट नहीं दूंगा किसी को। आप देखिए, ये तो गजब की बात हो गई देश के अंदर। कोई बोलने वाला नहीं, कोई विपक्ष नहीं। विपक्ष है तो उनके गोलकीपर नहीं। मोदी जी चाहे जब गोल कर देते हैं, चाहे जितने गोल कर देते हैं। रही राहुल, सोनिया, प्रियंका की बात, इनके पीछे तो ईडी को लगा दिया। मुझे लग रहा है कि ईडी ने 4-6 महीना पीछा किया, ये माँ, बेटे, बेटी और दामाद को लेके परमानेंट इटली शिफ्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे दिल्ली से, इतने परेशानी के अंदर। और जब ये दिल्ली से भाग जाएंगे तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या होगा? कांग्रेस बिखर जाएगी, जिससे राजस्थान में बिखरी। और जब कांग्रेस बिखर जाएगी, ये बच्चे जोश के अंदर, कोई NSY, कोई यूथ कांग्रेस की बात करता है, किसी ने इंदिरा गांधी की फोटो लगा रही, किसी ने राजीव, राहुल, सोनिया, प्रियंका, कोई तो कह रहे हैं प्रियंका के बेटे के भी फोटो लगाने लग गए छोरे आजकल कि भाई ये भी हमारा राजकुमार है दिल्ली का। जब ये सारे भाग के इटली चले जाएंगे तब नारे किसके लगाओगे ये तो बता दो। कांग्रेस के नारे लगाने के लिए आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फायदा प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं कि कांग्रेस तो मरी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी की एक ही मंशा है कि देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं पनपे, उनको नेस्त नाबूद करो, उनको खत्म करो। और इस मामले में अगर कांग्रेस की भी छोटी मोटी मदद हो, वो समय समय पर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस वालों की भी मदद करते रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस की मदद नहीं करते, आप देखिए गुजरात दंगों के समय 2002 के दंगों के बाद जो बयान दिए पूर्व DGP और एक जो समाज सेवी, दोनों को 2 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है, बयान पर गिरफ्तारी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पति, और प्रियंका पे कितने आरोप लगे, आप गिरफ्तार क्यों नहीं करो उनको? आप कह रहे हो ना हम तो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, पकड़ो। प्रधानमंत्री जी दम है तो पकड़ो। खाली ईडी के नोटिस देने से अब देश का जवान किसान आपके बेकाबे के अंदर नहीं आएगा, आप बरगला नहीं सकते, क्योंकि जो आपकी नीतियां हैं वो किसान विरोधी है, जवान विरोधी है। 2014 के अंदर जब आप सत्ता के अंदर आए थे, एक उम्मीद बंदी थी पूरे देश को कि कांग्रेस ने 60 साल हमारा शोषण किया, देखते हैं मोदी गुजरात मॉडल कौन सा लेके आते हैं। भाइयों, तब उम्मीद यह थी कि पाकिस्तान और चाइना ठीक होंगे और जो हमारी सादत किसान के बेटे जो सीमाओं पर शहीद होते हैं उनकी सादत कम हो जाएगी, हमारे जवान शहीद कम होंगे और हमारे यहाँ मौत कम से कम होगी इस देश के अंदर, दूसरे मामलों में भी। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद 14 से 22 तक का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि पिछले 20 साल में जो सादत हुई 14 से पहले, उतनी सादत तो 14 से 22 के बीच मोदी जी के आने के बाद एक तरफा हो गई। पुलवामा जैसा हमला हुआ, देश चाइना आंख दिखा रहा है, चाइना ने हमारे सैनिक मार दिए, पाकिस्तान काबू नहीं आ रहा है। मैं तो धन्यवाद देता हूं यूक्रेन जैसे देश को कि अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए एक छोटा सा देश था, रूस से टकरा गया और रूस को पानी पिला दिया। रूस ने कहा था 10 दिन में ये कर देंगे वो कर देंगे, भाग खड़ा हुआ वहां से। और अभी भी यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है। रशिया यूक्रेन का झगड़ा क्या है? जिस तरह हमारे पाक अधिकृत कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, वह हिंदुस्तान का हिस्सा है, उसी तरह रशिया के एक भूभाग पे रशिया का जो कब्जा था वो यूक्रेन के कब्जे में है। रशिया अपना कब्जा छुड़ाने के लिए यूक्रेन पे हमला करता है, लेकिन हमारी औकात देखो देश की, हम तो हमारी खुद की जमीन छुड़ाने के लिए कोई हमला नहीं करते। कारगिल कारगिल कारगिल, आपको कारगिल की पूरी कहानी पता है क्या क्या थी? कारगिल के अंदर यह सही है कि हमारे जवानों ने कारगिल के अंदर कबीलाइयों को, पाकिस्तानियों को मार गिराया था, लेकिन हमारा कितने सैनिक शहीद हुआ आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो? कितने माओं ने लाल खो दिए, कितनी बहनों के, कितने बहनों के भाई चले गए दुनिया छोड़ के, कितनी हमारी वीरांगनाएं जो आज भी कारगिल के अंदर शहीद होने के जो उनको पैकेज मिलता है उसके दर दर की ठोकरें खा रही। भाइयों, कारगिल के अंदर जो फिदाइन, कारगिल के अंदर जो आतंकवादी घुसे थे, वो कोई 1 घंटे में थोड़ी घुसे थे,
वो 3-4 साल से कारगिल के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगर समय रहते इंटेलिजेंस ब्यूरो को सक्रिय कर देते और घुसपैठ का पता लगा लेते तो कारगिल के अंदर हमें इतने शहीद, हमें लालों को नहीं खोना पड़ता, इतने किसान के बेटे शहीद नहीं होते। यह सही है कि कारगिल की लड़ाई के बाद मोदी जी ने शहीद परिवारों को पैसा भूल दिया, यह सही है। अपनी भूल छिपाने के लिए, अपनी झूठ छिपाने के लिए कि मैं फेल हो गया, आपका अटल बिहारी वाजपेयी, और फेल हो गया तो मैं कैसे पास हूं इस मामले में, तो इतना बड़ा पैकेज दे दो कि बॉडी आती थी। अरे बॉडी तो हर किसी की आती थी, हर देश में आती थी, पहले नहीं आती थी। पहले इंडिया के पास था क्या? भूखमरी थी इंडिया के अंदर। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़े। 62 की जब लड़ाई हुई थी हमारे पास बंदूकें नहीं थी, असला बारूद खत्म हो गया था। जवाहरलाल नेहरू की भूल की वजह से हजारों लोगों को, एक 10 चाइनीज को, एक इंडियन ने अपने हाथों से गर्दन मरोड़ के मार दिया था। हथियार खत्म हो गए थे इंडिया के पास, इसलिए चाइना ने हजारों एकड़ जमीन हमारी दबा ली। नहीं छुड़ा पा रहे हम लोग। झूठी झूठी वाई करने से क्या मतलब? कांग्रेस फेल रही और भारतीय जनता पार्टी फेल रही। हां, अगर पास रहा तो इंदिरा गांधी रही। मेरी झूठ बोलने की आदत थी, मैं नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी पास हुआ। इंदिरा गांधी पास रही जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया और बांग्लादेश को अलग कर दिया। वो होती लड़ाई। हमने क्या कर दिया? कह रहे हमने वहां जाके सैनिक मार गिराए। किसने देखा? देखा क्या? वो तो खुद ही चला लो कुछ भी बैठ के। मुझे तो लग रहा है खुद ही चला लेते हैं और सारा मीडिया इनके साथ है। कौन सी सारी चीजें आने दे रहे हैं? मोदी की तो ये कि मोदी के खिलाफ आप बोल भी दो ना। हम तो कई बार देखते हैं जो टॉप मामला हो और उसको उठा लो, लेकिन उसमें पीएम का अगर नाम आ गया तो हमारा तो नाम ही कट जाता है कि मामला उठा भी था क्या? लोग सब देखते रहे हमारे वाला का क्या हुआ, बोला आप पढ़ा तो आएगा नहीं, अगली बार दे देंगे। यह हालात इस देश के अंदर। मैंने देखा कई अखबार के दफ्तरों पे ईडी ने रेड करी। अब आप बताओ कि अखबार के मालिक से तो पीएम का झगड़ा हो सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन अखबार के अंदर जो प्रेस रिपोर्टर या कर्मचारी काम करते हैं, अगर ईडी उनकी बेइज्जती करके चली जाए, इससे बड़ा अपमान देश के अंदर किसी का नहीं हो सकता। भाइयों, चैनल हमारी भी खबरें नहीं चलाते, अखबार खबर नहीं छापते, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम अखबार और चैनलों के खिलाफ हो जाएं या कोई गलत रास्ता अख्तियार कर लें। अपने आप छापेंगे, सही बात छापनी पड़ेगी, सही बात दिखानी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब जो चल रहे हैं वो ठीक दिशा नहीं है। आप अभी का ताजा उदाहरण देख लो, गहलोत साहब कैसे नारे लगाते दिल्ली में, वो वीडियो बनवाया, ईडी मेरे से पूछताछ करो, मैं चलूंगा। मैं देखा था आपने कि मुझे गिरफ्तार कर लो, अशोक जी कह रहे थे, ताकि राहुल की नजर पड़ जाए। भाई गहलोत साहब मेरे लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे। नेता की एक बीमारी होती है, नेता आसपास जो आदमी होता है उसको लड़ता हुआ देखता तो उसको मानता भाई यही मेरा आदमी, मुझे इसी को आगे लाना। और इस मामले में गहलोत जी से ज्यादा होशियार कोई नहीं है। इन्होंने धीरे धीरे जो भी किसान नेता थे उनको ठिकाने लगा दिया और नाम ही पता नहीं चला कहां ऐसे आए थे, कहां गए। अध्याय खत्म, इतिहास खत्म। और उस कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ते हुए तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। और जैसे ही गहलोत के भाई के घर पे रेड हुई ईडी की, सीबीआई की, रातों रात मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़ के जयपुर आ गए। जयपुर से जोधपुर आए, कुछ समय के लिए यार वापिस चले गए और बोले देखो मोदी क्या कर रहा है। अरे गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी तो दुरुपयोग कर ही रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कौन सा भला किया देश का? कांग्रेस भी दुरुपयोग करती थी, सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, ईडी का करती थी। और गहलोत जी, हम आपके सामने खड़े हैं, दर्जनों मुकदमे कांग्रेस की सरकार ने हमारे ऊपर लगाए, झूठे, और चालान भी किए। और वसुंधरा ने तो मुकदमे लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जिसका मौका आता है वो जरूर चौका मारता है। मुझे मीडिया वाला कहते हैं आप किधर चौका मारोगे? मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं कोई राज के अंदर नहीं आया, मेरी पार्टी राज में नहीं आई। हाँ, अगर सरकार के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आती है तो निश्चित रूप से मैं चौका मारूंगा। किसान कर्ज माफी का, फ्री बिजली का, टोल मुक्त राजस्थान का, मजबूत लोकायुक्त का, हमारे स्थानीय जो उद्योग है, चाहे पेट्रोल डीजल बाड़मेर से लेके कोयला गैस से भिवाड़ी तक जितने भी कारखाने चल रहे हैं, भारतमाला गई, हमें भारतमाला के अंदर
पंजाब को मुआवजा मिला 3 लाख 4 लाख 7 लाख रुपए बीघा, और भारतमाला में किसानों की सारी जमीनें चली गई। किसी किसान की अगर 25-30 बीघा जमीन है, उसके आधे हिस्से में तो भारतमाला गई, तो वो 2-4 बीघा बच भी जाएगी, उसके क्या काम की रहेगी मुझे बताओ। पूरी सड़क बीच में निकाल दी। और मुआवजा मिला 70,000, 60,000 और 1 लाख रुपए बीघा। दिल्ली में हमने मामला उठाया कि भारतमाला के हमारे किसान हैं जो आंदोलित थे, इनको मुआवजा दो, तो दिल्ली वाले बोले ये मुआवजा तो अशोक गहलोत देंगे। जब इनके मंत्रियों से बात करी, बोले तो दिल्ली देगा। दिल्ली जयपुर इसके बीच उलझा दो और किसान को दूसरा रास्ता दिखा दो। कोरोना के अंदर क्या हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के अंदर भाषण दिया था, मैं सुन रहा था। जब कोरोना केरल के अंदर पहला मरीज कोरोना का मिला था, तो हमने कहा साहब लोकसभा क्यों चला रहे हो, जब कोरोना की दस्तक आ गई तो लोकसभा नहीं चलनी चाहिए। तो बीजेपी के सारे नेताओं ने लोकसभा चलाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, लोकसभा चलाएंगे। बोला हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 3 बजे चलाएंगे, बाद में चलाएंगे। लोकसभा चलाई, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक नहीं लगाई और कोरोना देश के अंदर फैल गया। पहली कोरोना की जो लहर थी उसके अंदर हम लोग भी चपेट में आ गए थे। मोदी जी ने पूरे देश से घंटी घंटा बजवा दिया, पूरे देश से, और राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथ में भी पकड़ा दिया कि भाई जाओ तुम। और दूसरा थाली बजवाई। थाली कब बजती बताओ मुझे, जब घर में बच्चा बच्ची होता है या कोई शुभ काम होता है, थाली बजती है। हर घर में थाली 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 बजा रहा था पूरा देश। अब बताइए कितना बेवकूफ इस देश के लोगों को बनाया। क्या थाली बजने से कोरोना भाग गया क्या, मुझे बताओ। थाली बजने के बाद दीपक जलवाए, अच्छी बात थी, दीपक की रोशनी में हो सकता है कोई ऐसा, मोदी जी को पता होगा भाई रोशनी से कोरोना जाएगा। लेकिन जब दूसरी लहर आई थी, पहली लहर के अंदर कई एमपी स्वर्ग सिधार गए और कई एमपी मौत के मुंह से वापस आए। देश का गृह मंत्री 2-3 बार कोरोना पॉजिटिव रहे और अस्पताल में रहे आधे टाइम। आपके यहाँ के मंत्री, बाड़मेर के मंत्री, बीकानेर का मंत्री, और कई तो ऐसे पॉजिटिव हुए कि 1.5-2 महीने तो नेगेटिव नहीं हो रहे थे और डरते थे कोरोना से इतना। मुझे पूछते थे कि सर आप कितने दिन से नेगेटिव हो गए। मैं कि नेगेटिव हो रहा, मरने में बहुत फर्क है, आप जिंदा रह जाओगे, कोई नहीं मरेगा, चिंता मत करो, आप इतने घबराओ मत, क्योंकि घबराहट में भी कोरोना से बहुत मौतें हुई थी। लेकिन जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के अंदर ऐसी विडंबना इस देश की हमने देखी कि ऑक्सीजन की कमी से लाखों मौतें हो गई इस राजस्थान के अंदर और देश के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते थे कि दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली वाले कहते थे कि राजस्थान काम नहीं कर, हमने वेंटिलेटर दिए। अरे वेंटिलेटर पर जब आदमी चला जाता है ना, तो करीब करीब मर के ही वापिस आता है, 98%, 2% ही वापिस आता। तुम वेंटिलेटर पे भेज क्यों रहे हो लोगों को। प्राणवायु की व्यवस्था नहीं थी। और शुरू के अंदर राजस्थान सरकार और देश के अंदर सरकारों ने क्या किया कि कोरोना का मरीज कोई भर्ती होता, उसकी ऑक्सीजन का फ्लो कम कर देते थे, ताकि यह भी रहे कि ऑक्सीजन तो मिल रही है, धीरे धीरे फ्लो कम होता, सुबह तक दम तोड़ देता। मेरे नागौर के अस्पताल के अंदर जब ऐसे 2 मामले हुए, मैं पहुंच गया, वहां बैठा, और जब मैंने पूछा कि सिलेंडर कितने में जिले की आपूर्ति होती है, उन्होंने कहा 350 रोज के चाहिए। अभी कितने आ रहे हैं, अभी साहब 130-140 आ रहे हैं। हाथों हाथ 350 सिलेंडर कराए। फिर राजस्थान के अंदर हमारी जो भी टीम थी आरएलपी पार्टी की, वो तो प्रयास कर ही रही थी। हर जगह बच्चों ने हेल्पलाइन नंबर से लेके जो जहां व्यवस्था कर सकता था, नौजवानों ने प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा कोरोना वॉरियर्स को, हमारे पत्रकार भाइयों को, मीडिया के बंधुओं को, कि कोरोना के अंदर भी जान की परवाह किए बिना हर उस चीज को आप दिखा रहे थे, हर उस चीज तक जा रहे थे और सरकार की खिंचाई भी कर रहे थे कि वेंटिलेटर खराब है, ये वार्ड सही नहीं है, मरीजों की दिक्कत। तो आप खुल के सामने आई, ये सही बात थी। और मैं मीडिया को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा। मैंने 3-4 मेरे दोस्त हैं, उनको देखा, वो दिख रहे थे टीवी पे। अरे मैंने कहा ये तो यूक्रेन है, आप कहाँ पहुंच गए। और हम वहां से लाइव कर रहे हैं। अरे मैं लाइव तो ठीक करोगे, मम्मा आके पड़ जाएगा, ध्यान रखना, ऐसा लाइव कर दोगे। बोले साहब स्थिति बहुत नाजुक है। मीडिया वाले भी हमेशा खतरों से खेलते हैं और इनको क्या लाइव दिखाने में बहुत आनंद आता है। इसलिए जो चीज होती है आगे जाते रहे, आगे कई बार खतरे भी हो जाते हैं, जान भी चली जाती है। लेकिन अशोक गहलोत ने तो मीडिया वालों के साथ क्या किया, शायद जोधपुर वालों को ध्यान नहीं होगा। सिविल लाइन के अंदर कोई मीडिया वाला नहीं जा सकता, ध्यान है आपको? आपको मीडिया के भाई बैठे, ध्यान है क्या इस बात का?
कि सिविल लाइन के अंदर मीडिया को बैन कर रखा है। इधर सिविल लाइन फाटक से राज्यपाल का बंगला और इस साइड की जो 200-400 मीटर का इलाका है वहां मीडिया नहीं जा सकता। हम आवाज उठा रहे हैं। जब आपसे आवाज उठाते हो हम कमजोर लगती है तो हमें आपकी आवाज उठानी पड़ती है, और हम जब कमजोर लगते हैं आप हमारी आवाज उठाते हो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ है मीडिया। आज मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी खुद तो बड़ा आंदोलन कर नहीं सकती, न कोई रैलियां कर सकती, पूरी सरकार जुट जाती है तब 20-25 हजार की भीड़ें इकट्ठी करते हैं। उसमें भी एक एक गांव में 10-10 बस भेज देते हैं, बसें खाली आती हैं इनकी। और कई लोग इसलिए आते हैं, मुझे कहते हैं कि भाई साहब इसलिए जाना पड़ रहा है, एक मास्टर की बदली करानी थी, एक पटवारी को हटाना था, बहुत बदमाश है, इसलिए काम निकाल रहे हैं, वोट हम एक भी नहीं देंगे। भाइयों, आज कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के 27 तारीख का ये दिन रखा कि जोधपुर के अंदर हुंकार है तो हमारी भी 2 लाइन इस मामले में छप जाए और हम भी ध्यान डाइवर्ट करें नौजवानों को। मुझे कोई कह रहा था, एक हमारे नामा का विधायक जिसका भाई और पूरा परिवार हत्या में जेल में, वो कह रहा कि मैं स्वाभिमान रैली निकालूंगा। किस चीज की स्वाभिमान बताना मुझे? अरे कौन सा स्वाभिमान? लोग डरे हुए हैं, कोई स्वाभिमान। और मैं एसडीएम को ज्ञापन दूंगा। आप ही बताइए, जिसको मंत्री का दर्जा होता है वो एसडीएम को ज्ञापन देगा? कैसे देगा एसडीएम को ज्ञापन? बताओ। ये बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए। अब की बार मैंने सीएम को इतना कमजोर देखा कि सरकार बचाने के लिए किसी से भी बात करने को तैयार है। बस मेरी सरकार बचे, मैं सुरक्षित रहूं, कांग्रेस रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पायलट पे भी आरोप लगाना चाहता हूं कि सचिन पायलट जब चले गए छोड़ के, उनको वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उस समय सरकार गिराने में हम भी उसके साथ थे और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, तीनों मेरे विधायकों ने। लेकिन भाइयों, लंबी लड़ाई लोग लड़ नहीं पाते। मेरी बात होती है, कहते हैं क्या पता नंबर आ जाए। मैंने कहा अब तो अगर नंबर आ गया ना आपका सीएम का, तो पंजाब में जिस तरह चन्नी की हालत हुई थी वही आपकी राजस्थान में होगी। कोई कांग्रेस को वोट नहीं देगा, 10 से ज्यादा सीट कांग्रेस की नहीं आएगी। दुर्भाग्य देखिए, पार्टियां अंदर से लड़ रही है, पार्टी एक दूसरे से नहीं लड़ रही है, एक दूसरी पार्टियों के 3-3, 4-4 ग्रुप और वो दूसरी पार्टी के कनेक्शन के अंदर। शांति धारीवाल जब जेल जाने की तैयारी होती है कल पट्टा प्रकरण के अंदर, तो वसुंधरा के पास जाते हैं, गुलाब जी कटारिया के पास जाते हैं और पैर तब तक नहीं छोड़ते, पैर पकड़ के बैठ जाते, तब तक पैर नहीं छोड़ते जब तक हाँ नहीं होती कि मुझे निकाल दोगे मुलजिम। उम्र भी है, आदमी उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर जेल से डर लगता है। पूरे जीवन हम मंत्री, हम विधायक, उनके बच्चे अच्छी स्कूल कॉलेजों में पढ़े, बड़ी प्रॉपर्टियां बना ली, तो भाई हम अगर जेल चले गए तो फिर बदनामी हो जाएगी। गरीब किसान का बेटा संघर्ष करते हुए जेल चला जाए, वो इस बात को नहीं मानता। और भाइयों, यही तो एक व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन हम राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसा राजस्थान हो जहां गांव का गरीब किसान थाने तहसील में जाए, उसको मान और सम्मान मिले। हम चाहते हैं जब डीजल पेट्रोल के आप पैसे बढ़ा के ले रहे हो, टोल ले रहे हो, और जब रजिस्ट्रेशन गाड़ी का कराएंगे उसका भी 1.5-2 लाख रुपए हर बोलेरो, कैंपर, फॉर्च्यूनर जो भी होगी उसका 8-10-12% लेते हो, तो फिर टोल ये 3-3 लेयर का टैक्स क्यों ले रही है देश की सरकार, राजस्थान की सरकार? टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली। कई देश में ऐसे राज्य हैं जो फ्री बिजली दे रहे हैं किसानों को, कोई फर्क नहीं पड़ा। आर्थिक स्थिति अच्छी उन राज्यों की और राजस्व की गणना उनके पास साधन है। हम दारू बेच रहे हैं और दारू से 30,000 करोड़ रुपए अकेला राजस्थान कमा रहा हर साल। कितना? 30,000 करोड़ रुपए दारू से रेवेन्यू आता है। और भाइयों, किसान की अगर फ्री बिजली कर दो तो 8 से 10,000 करोड़ रुपए का ही आपको अतिरिक्त रेवेन्यू लगेगा। 30 दारू वाले हैं, उनमें से 8 निकाल दो, 22,000 करोड़ तो अकेला फिर भी दारू से बचेगा आपके पास, वो दूसरे कामों में खर्च कर सकते हो। दुर्भाग्य देखिए, कोई बात नहीं करेगा खुद का काम कैसे निकले और हमें टिकट कैसे मिले, लाइन में लग जाएंगे। कई लोग कांग्रेस बीजेपी के नेता मेरे कांटेक्ट में, वो मेरे से कहते हैं कि हनुमान जी, अगर आपकी हवा बढ़िया बन गई और हमारा टिकट कट गया तो आपके पास आ जाएंगे। मैं क्यों, भूल में ही मत रहना, 6 महीने पहले बंद कर दूंगा टिकट देना, हम तो पहले ही तय कर लेंगे कौन मेहनत कर रहा है, कौन काम कर रहा है। आप ही जाओगे। और शिवसेना में जिस तरह पूरी शिवसेना बाला साहब के जयकारे के साथ
शिवसेना खड़ी हुई। जब उद्धव ठाकरे को छोड़ के भाग सकते हो तो ऐसे लोग एमएलए बनने के बाद मुझे भी छोड़ के भाग जाए, ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं होता। जीताऊ भी होना चाहिए और जीताऊ के साथ टिकाऊ होना चाहिए। जब सरकार संकट के अंदर थी, मेरे 3 विधायक किसी बाड़ाबंदी में नहीं गए, सरकार गिरा रहे थे तब भी नहीं गए। और अब की बार जब राज्यसभा का चुनाव था, हमारे सामने बड़ा धर्म संकट था, क्या करें, बच्चे तो कुछ भी लिख देते हैं और वापस जब समझ में आती तो वापस लिख देते हैं। हमारे सामने संकट ये था कि हमने पहले ही कह दिया था कि न तो कांग्रेस को वोट करेंगे और न भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। अगर सुभाष चंद्र जी नहीं आते तो हम वोट नहीं करते, वो आ गए। हाँ, ये सही है कि भाजपा के विधायकों ने उनके प्रस्ताव बने, लेकिन उम्मीदवार वो निर्दलीय थे। हम लोगों से भी बात करी, हमने कहा चुनाव होना चाहिए, अगर चुनाव नहीं होगा तो बेचारे विधायकों के छोटे मोटे काम भी नहीं होंगे। सुभाष चंद्र जी आए, चुनाव हुआ, 2 परिस्थितियां आरएलपी के सामने थी, या तो मतदान का बहिष्कार करें और या तीनों वोट करें। बहिष्कार कर देता, आप कहते कि हनुमान बेनीवाल गहलोत से मिल लिया और वोट दिया। जब कह दिया मैं बीजेपी की बी टीम हूं, और जब उपचुनाव के अंदर मैंने 6 चुनाव लड़ाए, 4-5 जगह बीजेपी हारी, तो बीजेपी के नेताओं ने कह दिया कि हनुमान तो कांग्रेस की बी टीम है। बस ये तो ये चाहते हैं कि देश में कोई नई पार्टी, नया नेता पनपे नहीं, इनकी जी हजूरी करता रहे, ये माफियाओं से मिलके अपना काम करते रहे। ये जो हालात है सरकार की, ये सब आपके सामने। यही वो राजस्थान है जहां बहुत कम अपराध सुनते थे, आज अपराध में हम 1 नंबर पर चले गए देश के अंदर। 23वें पायदान से महिला अपराध में 1 नंबर पे आ गए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, 2, 3, 4, 7, 6 साल का बच्चा सुरक्षित नहीं। एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहा है, थाने में बलात्कार हो रहा है। सरकार के मंत्री महेश जोशी का बेटा धर्म बदल के रेप करता है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। मलिंगा, महेंद्र, विदुड़ी, प्रताप सिंह परिवहन घोटाला का आरोपी है। और आपका एक था जोरीलाल मीणा, जिसका बेटा गैंग रेप की घटना के अंदर आरोपी है। अब की बार मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए, अपने आसपास के लोगों को भी वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। मैं सीएम का एक मजबूर बयान पढ़ रहा था, जिसमें मजबूरी से बयान दे रहे थे नामा वाले विधायक के लिए कि किसी का नाम अगर किसी के भाई का आ जाए और नाम किसी की पत्नी और किसी का बेटे का आ जाए तो उस नेता का कोई दोष नहीं। अब आप ये बताओ कि कैसे नहीं नेता का दोष? आज मान लो मेरे भाई का कहीं नाम आ जाए, कहीं परिवार का नाम आ जाए, अरे बदनामी तो हमारी सबकी होगी कि नहीं होगी? ये तो आप मानते हो ना। उस परिवार से ये क्या लोग आरोप लगाएंगे? मुख्यमंत्री जी, सरकार बचाने के अंदर इतने अंधे मत बनो, भ्रष्टाचार मत बनो। आपका बेटा जब ही जीतेगा जब आप अच्छे काम करोगे। अच्छे काम नहीं करोगे ना तो जो लवली वाला एनकाउंटर हुआ था जोधपुर के अंदर, मैं आया था, वोट जोड़ लो, उनके समाज के जोड़ लो और मेरे वाले जोड़ लो, कुछ और जोड़ लो और आपका बेटा एमएलए भी नहीं बनेगा, फिर हार जाएगा सरदारपुरा के अंदर। हारेगा कि नहीं? वोट से जीतता है, वोट नहीं होता तो आदमी जीतता है। बड़े बड़े धुरंधर हार गए, इंदिरा गांधी आ रही थी। और मुझे एक ये जो टीओडी आया है उसके बाद मुझे लग रहा है कि तुरंत इनको लगा कि देश का जवान सड़कों पर निकलेगा, भारत के अंदर अगुवाई करने वाला चाहिए। देखिए आजादी का आंदोलन करना बहुत से लोगों ने सादत दी, लेकिन बात भगत सिंह पे आके टिकती है। सबसे ज्यादा अगर जयकारे लगते इस देश के जवानों को कोई आइकन है वो भगत सिंह है। क्यों है? कि उन्होंने असेंबली में बम फेंका और उस जनरल की हत्या की जिसने जलियांवाला बाग के अंदर गोलियां चलवाई थी। देश का हीरो था। भाइयों, जो संघर्ष करेगा, लड़ेगा और हर क्रांति का वीर, चाहे 1857 की थी, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, हर क्रांति का जनक और लीडर नौजवान हुआ। और आज आप देश के नौजवानों को छेड़ रहे हो प्रधानमंत्री जी, सिर्फ किसान बिलों में अपनी हार का बदला लेने के लिए आपने किसान के बेटों को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ। ये अग्निपथ कहां था? आप जब थे ही नहीं, आप तो गुजरात से आए हो 14 के अंदर, तब तो आप गुजरात के अंदर थे। भाइयों, ये 4 साल की जो योजना लेके आए हैं
और अब जब लगा देश के अंदर कि आंदोलन जोर पकड़ सकता है तो महाराष्ट्र की सरकार वाला मामला उठा दिया साइड में, ताकि मीडिया के अंदर ज्यादा उस बात को कवरेज मिले। कोई गुजरात के दंगों का लेके आ जाएंगे, इस मामले में तो इनकी मास्टरी है। और ये ऑपरेशन भी ऐसा करते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता, यही काम करते हैं दिन भर, लोगों के फोन टेप कराने से लेके कौन क्या कर रहा है उनकी जासूसी कराना। ये तो कांग्रेस सरकार भी करा रही थी, जब सरकार गिर रही थी गहलोत की, ये भी फोन टेप करा रहे थे, जासूसी कर रहे थे। हमें तो लगता है कि अब हमें किस रास्ते पे चलना है। नौजवानों, आपके सामने तो मैं खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी मैंने रोका, प्रधानमंत्री के यहाँ वित्त मंत्री बजट भाषण दे रही थी, बजट भाषण में प्रधानमंत्री उपस्थित रहते हैं और धन्यवाद के अंदर उसका भी विरोध करके देश में एक संदेश दिया, तेजा जी का जयकारा लोकसभा के अंदर लगा के ये संदेश दिया कि किसान कौम जब भी तकलीफ के अंदर रहेगी, हनुमान बेनीवाल अपने सारे राजनीतिक फायदे छोड़ के उस कौम की सेवा के लिए ढाल बन के देश के अंदर आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। और किसान के बाद अब जवानों का नंबर आया। प्रधानमंत्री जी, ये वो जवान हैं, आप जिस अग्निपथ की बात कर रहे हो, 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर आपका अग्निपथ नहीं था। आप कह रहे हो कि 24.5 साल का बच्चा रिटायर हो जाए और खुद 72 साल का आप राज करो। 24.5 साल का बच्चा तो 20 साल के बाद ही समझदार होता है, और असली समझदारी तो आती है 24-25 साल बाद। जैसे शादी की उम्र भी कुछ सोच के रखी हो ना घर वालों ने, कि 21 की शादी, 18 की लड़की, अब दिल्ली वाले ला रहे हैं शायद 21 की लड़की। मैं तो भाइयों ये भी कहना चाहूंगा, मेरी शादी भी लेट हुई थी वैसे, सुन लें आप लोग। मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तब मुझे पहला चुनाव हार गया। ऐसी परिस्थितियां थी कि संघर्ष में समय निकल गया। सब लोगों ने कहा हनुमान जी चुनाव तो आपको जिता देंगे, लेकिन वादा आप ये करो कि चुनाव जिताने के बाद बड़ा खाने का आयोजन करोगे और पूरे इलाके को बुलाओगे। मैंने कहा पक्का। शादी करी, 60,000 लोग आए। मैं मेरे उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं राजनीति के अंदर, या तो बोल दे कि हम शादी नहीं करेंगे, और कर तो फटाफट करे, उम्र निकलने के बाद कुछ नहीं होगा। अब मान लो कोई ये कह दे मैं तो 60 साल का होकर शादी करूंगा, फिर शादी की जरूरत कहाँ, ऐसे ही टाइम नहीं, 2-3 साल तो मरना बाद में, वैसे बात करते थे 64 साल उम्र होती। अगर मैं किसी की यह बात भी कह दूं कि हनुमान जी ने शादी का कह दिया, अरे यार उसमें ही बुरा मान रहे हो। लोगों तो पता नहीं क्या क्या कह दिया, क्या क्या कर दिया। लोगों की सोच को मैंने देखा, और जिन लोगों की मैंने 18 के अंदर मदद की राजस्थान में, यह सही है, मैंने किसानों का ध्यान रखा। ये कसाना जी, रामस्वरूप जी बैठे मेरे साथ, विधायक थे, मंत्री थे उस समय, और मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हुआ करते थे, आजकल तो नहीं, शायद पहले अशोक गहलोत की दोस्ती थी इनसे। ये इनको सारी बातों का ध्यान है कि पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह उतार चढ़ाव सारी चीजें आती है। और अब की बार 18 का चुनाव इनको पता था कि मैंने 25-30 से ज्यादा अपने लोगों की मदद करी, यारी दोस्ती निभाई। मुझे पता था कि मेरी तो 40 सीट आ नहीं रही है, 3, 4, 5 जीतूंगा, और मेरी वजह से अगर कोई गंदगी कहीं साफ हो रही है, उन गंदगियों को साफ होने दो। मैंने नजर नहीं टिकाई, कहीं चुनाव लड़ाए, कहीं नहीं लड़ाए, और आगे बढ़ता गया। मैंने कोई स्वार्थवश ऐसा काम नहीं किया, लेकिन कई लोगों की इतनी मदद की जिनकी जीवन में उनको उम्मीद भी नहीं थी। और मदद करने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि हनुमान जी ने मेरी मदद कब की, अब आप ये बताओ, ये जोधपुर में मैंने रैली की, ये रैली है कि नहीं है? और कल कोई आदमी ये कह दे कि रैली थी नहीं, फिर कैसा लगे आपको बताओ? ये तो एक तरीके से अनर्थ हो गया। ये बात तो मोदी जी जो कह सकते हैं, क्योंकि उनको तो अब उनका ध्येय दूसरा है। वो चाहते हैं, हमने बात करी, प्रधानमंत्री जी आप गुजरों की रेजिमेंट बनाओ और अहीरों की, यादवों की रेजिमेंट बनाओ, दोनों मार्शल जातियां। तो इनके बीजेपी के नेता बोले आप तो रेजिमेंट बनाने की बात कर रहे हो, हम तो जो है उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये जो 4 साल का टीओडी अग्निपथ है, इसके पीछे मुख्य मंशा प्रधानमंत्री और इनके रक्षा मंत्री जी की है। वो ये है कि रेजिमेंट खत्म करो,
कितना विरोध होता देख लेंगे। और भाइयों के रेजिमेंट खत्म कर दोगे, इतिहास खत्म कर दोगे, संस्कृति खत्म कर दोगे, तो कहां रहेगा भारत, कहां रहेगा गांव, और कहां रहेगा किसान, और कहां रहेगा आपका रखवाला। जिस उस वीरता के गीत गा के हम लड़ाई के अंदर हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। 62, 65, 71 की लड़ाई के अंदर जब इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था, तो बॉर्डर के जो इलाके थे उन्होंने अपनी सोने चांदी और पूंजी को रख दिया, गिरवी रख दिया, और सैनिकों को आंच नहीं आने दी। उनकी हौसला अफजाई के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर बम बंदूक से बिना डरे हौसला अफजाई कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, लगा रहा 70 पार होने के बाद आपको कोई बीमारी लग गई। मुझे तो डर लगता कहीं प्रधानमंत्री 12 बजे लाइव आके ये नहीं कहते, देखिए भाई बहनों, मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा तो अवतार हुआ, मैं तो भगवान हूं। फिर क्या कर लोगे आप? कह दे 12 बजे। और जिस तरह नोटबंदी लागू की रातों रात, काला धन वापिस लाऊंगा, 1 रुपया लाए नहीं, दाऊद इब्राहिम को लाऊंगा, आ गया क्या दाऊद इब्राहिम? अरे फिर बाद में तो अपना आप 80 साल 90 साल का हो जाएगा, अपना आप ही चला जाएगा, क्या लाओगे? समय पर नहीं ला पाए। हाँ, एक काम किया बीजेपी के नेताओं ने कि जो लोग इनके साथ रहे और गलती से सरकार में आ गए, उनकी सरकारें बहुत गिराई देश के अंदर। सबसे ज्यादा सरकार अगर किसी ने गिराई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिराई। 23वीं सरकार महाराष्ट्र में गिरा रहे, और राजस्थान के अंदर पहले सरकार गिरा रहे थे। बंद पड़ा, क्या कर रहा तू यार? चल, अब की बात दोबारा मत आना मेरे पास, बंद चालू कर गए। भाइयों, सरकार 23वीं महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान का नंबर था, कोरोना हो गया, नहीं तो राजस्थान की सरकार तो चली जाती, बहुत नजदीक थी, 1 दिन 2 दिन का ही अंतर था। कोरोना होने से जो सरकार गिराने में अगुवाई कर रहे थे वो सारे अस्पताल में चले गए। तो कहां से गिरती सरकार, बताओ मुझे भाइयों। ये स्थिति इस देश की रही, प्रदेश की रही। और आपने मुझे लोकसभा के अंदर इस बात, मैं रेजिमेंट की बात करा था, हमारी रेजिमेंट है, आज तक सिख रेजिमेंट है, हर रेजिमेंट का एक अलग झंडा होता है और एक अलग स्लोगन होता है उस रेजिमेंट का। और स्लोगन जिसको वार कराई, जब वार होता है उसमें उस स्लोगन का बोले सो निहाल सत श्री अकाल, यह है सिख रेजिमेंट का। और उसको जब वो जोश से नारा लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब वो ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे घर पे, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरी पत्नी है, उसको सिर्फ दुश्मन दिखता है। इसलिए वार कराई एक स्लोगन है रेजिमेंट का। जाट रेजिमेंट जब जवान आगे बढ़ता है तो बोलते हैं जय भगवान जाट बलवान, जय जवान जाट बलवान, ये जाट रेजिमेंट का नारा है। राजपूत रेजिमेंट का भी अलग स्लोगन है, मद्रासी, गोरखा, डोगरा, और जितनी भी रेजिमेंट है अलग स्लोगन के साथ आगे बढ़ती है, दुश्मन को मार गिराती है। क्या मोदी जी, आप सारा इतिहास खत्म कर दोगे हमारा? क्या आप धरती पे कोई फरिश्ता बन के आए कि पूजा करवा लोगे अपनी? कुछ नहीं कर पाओगे। यही पंजाब था, कल जो रिजल्ट आया है लोकसभा का, भाजपा का पता ही नहीं लगा कहां गई। हाँ, यूपी में जीत जाते हो, यूपी में तो भी आपका शासन था, धर्म के नाम पे कैसे करके कर लोगे। लेकिन पंजाब में कितनी बुरी हार हुई आपकी, शायद 1 आध सीट पंजाब के अंदर आई होगी। बंगाल में पूरी ताकत लगा दी, सारी मशीनरी को झोंक दिया, भाग गए वहां से बुरी तरह हार के। झारखंड के अंदर दुम दबा के भागे और खुद दिल्ली के अंदर बैठे हैं। 3 MLA, 67 विधायक इनके सामने वाली पार्टी के। रही राजस्थान की बात, मैं आपको बता दूं, ये जो हुंकारा जोधपुर से भरी है, भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा राजस्थान के अंदर। अगर नहीं मानते हो तो सारे उपचुनाव उठा के देख लो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जहां भी खड़ी हुई, जवान RLP की तरफ चला गया और बीजेपी हार के अपने घर चली गई। ये तो शुरुआत थी। उसके बाद जिस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पे भरोसा राजस्थान के जवान किसान का बढ़ा, अभी मैंने जितने भी एपिसोड बनाए, जितने अपराध हुए, आपका एनकाउंटर हुआ, कुछ भी हुआ, अगर कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है सदन के अंदर, प्रताप सिंह के परिवहन घोटाले का, या वो DYSP एक जो था
उसका जो वीडियो वायरल हुआ एक पुलिस कांस्टेबल के साथ, उस समय विधानसभा चल रही थी। मेरी बीजेपी के एक दो नेताओं से बात हुई, मैंने कहा साहब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको अपने को मिलके लड़ना चाहिए। बोले बिल्कुल मिलके लड़ेंगे। हमने लगा जाए स्थगन, हमारे विधायकों ने, पता लगा बीजेपी वालों ने कहा आप इसमें क्यों बोल रहे हो, ये तो कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि जो डीवाईएसपी था वो बीजेपी के नेताओं का भी खास था और कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री के मतलब ऑफिस और घर तक उसकी एंट्री थी। तो भाई कांग्रेस वैसे बचा रही थी और बीजेपी वैसे बचा रही थी। अकेले आरएलपी विधानसभा में लड़ रही थी, 3 विधायक है, धरना देते हैं, प्रयास करते हैं, बाहर भी निकालते हैं। हमारे विधायकों को बाहर निकाला था, अभी आपने देखा होगा। हमने कहा भाई परमानेंट बाहर निकल जाएंगे। ये माफी का शब्द राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के शब्दकोश में नहीं है। माफी कांग्रेस मांगती है, माफी भाजपा मांगती है और 2 घंटे बाद वापस बिठा लेते विधायकों को। तो हम इस तरह भागने वाले लोग नहीं है। भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, बड़े बड़े बदमाशों को देखा, बड़े बड़े घरानों को देखा। मेरे समाज के ऐसे बहुत से परिवार थे जो समाज को 60 साल तक गुमराह करते रहे। उन समाजों को भी, उन नेताओं को भी उनको बताया कि अब ये काम चलने वाला नहीं है। अब समाज जाग उठा है, किसान के बेटे जाग उठे। अब इस तरह घमंड अभिमान में चूर होकर आओगे तो वापस उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जिन नेताओं के परिवारों का पता भी नहीं चला। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की ताकत होती है। छोटी छोटी बातों में लोग नाराज हो जाते हैं। मेरे पास एक नंबर है, अगर वो फोन अटेंड नहीं करूं दूसरे पे तो मैसेज भेज देते हैं, हमने तो पहली बार काम पड़ा जीवन में, आपको कंधे पे बिठाया था, आपने फोन ही अटेंड नहीं किया। तो छोटी बात पर नाराज हो जाते। अरे अटेंड नहीं किया होगा, कोई कारण हो गया हो, ज्यादा फोन आ गए होंगे, मैं कहीं बैठा था। एक लड़का तो मुझे ये कह रहा था कि भाई साहब मैंने आपको 15 बार कंधे पे बिठाया, मैंने आपका बोझ ढोया, क्या मेरी ट्रांसफर नहीं कराऊंगा? मैं कहा बिल्कुल कराऊंगा। भाई ये आपके अंदर जागृति कौन लाया, पहले बताओ, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के कि राजस्थान के जवानों के अंदर ये कहने की हिम्मत और जागृति कौन लाया? मैं ही लाया। वोट तो हमारे बाप दादों ने भी दिए थे, लेकिन वो नेताओं के दर्शन करके धन्य हो जाते थे। फलाना साहब आ गए, ढिमका साहब आ गए, उनकी औकात जयपुर और दिल्ली में कुछ भी नहीं थी। जिनको आप यहाँ साहब कहते थे वो कोई तो जयपुर में सुखाड़े जब पान थूकता था उसकी पान की पीक हाथ में लेता था और कोई दिल्ली में नीचे कालीन बिछाता था। उनकी औकात दिल्ली जयपुर में ये थी, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी थी। हम उनको भगवान के रूप में मानते थे और उन्हीं भगवान के फरिश्तों ने सिंचाई का पानी जोधपुर नागौर की धरती पे नहीं आने दिया, बाड़मेर की धरती पे नहीं आने दिया। हमारे भोले भाले समाजों को, भोले भाले किसानों को ठगा और ऐसे भाषण देते थे कि बिजली आएगी, करंट आ जाएगा, लड़की पढ़ेगी, लड़की भाग जाएगी, सड़क होगी तो चोर के खोज नहीं मिलेंगे। भाइयों, इस तरह की बात उन लोगों ने करी और उसके बाद भी 60 साल तक राज किया। आपके यहां से तो बड़ा राज किसी ने नहीं किया। नागौर वालों तो पूरे राजस्थान को उल्लू बनाया, लंबे समय तक 60 साल तक बनाया। ये तो समय रहते मैं आ गया और मैंने बचा लिया आप लोगों को, एक कोच और ढाल बन के आपके बीच आ गया। हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं किसी से, लेकिन राजनीति के अंदर विचारों का झगड़ा होता है। मेरे विचार ये हैं कि हम जिनकी बदौलत सत्ता के अंदर आते हैं, हमारा पहला उद्देश्य है उन लोगों को आगे लाएं, उनको बराबरी का दर्जा दें। और जब तक किसान और जवान आगे नहीं आएगा, देश आगे नहीं आ सकता। गांव से पलायन होने शुरू हो गए, रोजगार नहीं गांव के अंदर। कहां तो हमारे गांव हुआ करते थे। लोग कहते थे, आपके शहर में जो लोग आ गए 50, 40 साल, 30 साल पहले की बात है, छुट्टी मनाने गांव जाते थे और अपने यार दोस्तों को कहते थे, गांव वालों को, क्या तेरे खेत में कोई दाल बाटी चूरमा रख ले, वहीं बैठेंगे, अच्छी हवा आएगी गांव के अंदर। अब गांव की हवा कैसी देखे आपने? सारी फैक्ट्रियों का धुआं, हर जगह गांव में अतिक्रमण और ये जो सारी मिलावटी चीजें आ रही है वो, और सबसे ज्यादा मच्छर अगर कहीं मिलेंगे तो सारे शहरों से कांग्रेस और बीजेपी ने मच्छर गांवों की ओर छोड़ दिए, मशीन लगे, सारे मच्छर गांव में मिलेंगे। किन स्थिति में लोग जीते बताओ? मैं तो मुसलमान भाइयों को आह्वान करूंगा, आपने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया राजस्थान के अंदर। आज राजस्थान के अंदर जो सरकार है, वेंटिलेटर पर गहलोत की सरकार बनी, उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान था। गुर्जर समाज के लोग बैठे नेता, बहुत बड़ा समर्थन था। गुर्जरों ने कहा कि पायलट सीएम बनेगा, उन्होंने गुर्जरों को हरा के अपनी सीटों पे मीणा और दूसरी जातियों को जिता दिया।
बदले में क्या मिला? मैं मुस्लिम मोहल्लों के अंदर जाता हूं कई बार। ये रऊफ साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं पार्टी के, ईमानदार से बताते रऊफ साहब, कितने मुसलमानों की नौकरी लगा दी कांग्रेस पार्टी ने, कितने मंत्री बनाए आपके। ये वक्फ तो वैसे ही आपका ही है, तो मंत्री नहीं हो तो चुनाव करा के वैसे ही बन जाओगा, आपका ही ये सारी चीजें। एक वक्फ मंत्रालय देके इनको 70 साल बाद भी बेवकूफ बनाने का प्रयास करा कि बस आपके मंत्री जी हैं उनसे बात कर लो। काहे का बात कर लो यार, उनको पता ही नहीं दूसरे महकमों के बारे में। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई किस तरह सांस ले रहे हैं आप बताओ। मोहल्लों के अंदर बिजली नहीं, कीचड़, न सड़क न स्कूल। ये मुस्लिम और एसी के मोहल्लों का हालात है। नरेगा में मजदूरी करके हमारे लोग इस संस्कृति को जिंदा करके बैठे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं राम जी हमारे, और तुम तो आए हो 1980 के अंदर, और देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर। और राम जी कब आए थे? हजारों साल पहले। हमारे गांव में तो कोई जाति का आदमी वो एक ही बात कहता, राम राम साहब। क्या होता है कि नहीं होता? राम राम साहब। हमारे तो मुसलमान भी आज कई ऐसी जातियां मुस्लिमों में जो राम राम करती है, काम खानी दूसरी जातियां हिंदू को। और हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई बड़ा टकराव इस देश के अंदर नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 3.5 साल बाद आप मोदी की योजनाएं गिनाते जा रहे हो। आपने राजस्थान में कौन सी विपक्ष की भूमिका निभाई? एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए राजस्थान के अंदर। 2 साल कोरोना से निकल गए, 12-13 दूल्हे तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक वही लुटेरी दुल्हन, 13 और 1 14 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन। क्या राजस्थान को फिर लूटोगे मिलकर? 22 साल लूटा गहलोत वसुंधरा ने राजस्थान को। माथुर आयोग बनाया गहलोत ने। मैं जांच कराऊंगा 90B के घोटालों की। टाइम टाइम फिश हो गई। वसुंधरा बोली मैं कराऊंगी। गहलोत के परिवार की जांच नहीं हुई। वसुंधरा का बेटा दलित की जमीन पर कब्जा कर लेता है, जांच नहीं हुई। अरे क्यों नहीं हुई? चीफ मिनिस्टर अगर चाहे 15 मिनट के अंदर जांच भी हो जाती है, और जांच की आवश्यकता भी नहीं। पहले गिरफ्तार कर लो, जांच 2-3 दिन में अंदर थाने में पड़ा रहेगा, करते रहेंगे धीरे धीरे, कौन मना कर। ये काम करे जब, ये जज्बा इन लोगों के अंदर नहीं है। और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। ये सूरवीरों की धरती, ये लोक देवताओं की धरती रसातल में चली गई। हमारा भाईचारा टूट गया, आपस के अंदर भाईचारा भी टूट गया। जातिवाद के झगड़े भी राजस्थान के अंदर बढ़े। जातिवाद कौन लाया राजस्थान के अंदर? जातिवाद वसुंधरा लाई। 2002 में हम जो बीजेपी के अंदर ही थे, वसुंधरा जाति थी। गुजरों की समझणों, जाट की बहू, राजपूत की बेटी, मीणाओं की भांजी, शेड्यूल कास्ट की नहीं भांजी, मीणाओं की बुआ, और उनकी यादों की छुट्टन कहाँ गया, यादों की धर्म बहन बनी थी ना, क्या चोम वाले ने बांधा था ना वो राखी। मौसी तो बनी थी उनकी बंजारों की है, तो बंजार तो कह रहे कि हमारी मौसी है। चलो ठीक, धर्म बहन बनी थी। ऐसी कोई जाति छोड़ी नहीं। और देखो दुर्भाग्य, देखो ये राजस्थान, अभी तो राजस्थान के अंदर अपने क्या गुलाम बोत रहे हैं ना। अंग्रेजों के बाद राजाओं ने रगड़ा था राजस्थान को कितने सालों तक, तो सारी गुलामी निकल ही नहीं रही बाहर से लोगों के। थोड़ी देर करते हैं फिर वो गुलामी आ जाती। जी सर ये क्यों कर रहे हो अपना काम? अरे जब आप लड़ना ही छोड़ दोगे और आप दोराहे पे खड़े रहोगे, जिंदा नहीं रह सकते। जो कौम अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को भूल गई, वो कौमें दूसरी तरफ जाके कोई आगे नहीं बढ़ी। ये इतिहास रहा हमारे राजस्थान का। वसुंधरा की काट के अंडी 3 में चढ़ी, 8 में फिर 70-72 सीट लाई। उस समय तो मैं भी जीता था बीजेपी से। 18 में भी बहुत बड़ा बहुमत आया, और अब की बार भी 70 सीट आई। लोकसभा के 25, फिर लोकसभा के अंदर MP। भाई वसुंधरा की काट की हांडी भी राजस्थान के अंदर कितनी बार चढ़ी। और जिस वसुंधरा पे आरोप लगते थे 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, उसके बाद भी वोट डालते गए आप। बताइए किस तरह वोट डाला आपने? एक तरफ आपका भाई है, सूर्य अस्त होने के बाद भी सुबह 6 बजे तक घूम रहा है इस राजस्थान को जगाने के लिए। मेरे भाइयों को जगाने के लिए धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर तक किसान के बेटों को एकजुट करके सत्ता के अंदर कैसे लाए? पहले क्षेत्रवाद हुआ करता था। मैं जब यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था तब हमारे बच्चों में यह होता था
ये तो नागौर का है, ये सीकर का है, ये हनुमानगढ़ का है, ये भरतपुर का है, ये गंगानगर का है। किसान के बेटे गुटों में बंटे हुए थे। हमारे समाज के कई माफियाओं ने उनको गुटों में बांट रखा था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करने के बाद वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से गंगानगर किसान के बेटे एक झंडे और एक छत के नीचे आ गए, एक जयकारे के साथ चलने लगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लोग मुझे कहते हैं हनुमान जी आपने क्या कर लिया? अरे भाई सही है, मैंने किसी की सैंडल चप्पल नहीं उठाई, मैंने किसी की दरी नहीं बिछाई, मैंने किसी की झूठी प्लेट नहीं उठाई, किसी के काजू किशमिश झूठे मैंने मेरी जेब में भर के नहीं ले गया जैसे दूसरे नेता ले जाते हैं सर्किट हाउस से चोरी करके। मैंने लेकिन एक काम जरूर किया कि अगर मैं नहीं होता तो 3000 फर्जी नेता राजस्थान में और पैदा हो जाता। अभी तक उन सबको मैंने रगड़ दिया, 3000 नए नेताओं को तो फर्जी होके वो लूटमार करते। जांच करा लें, सरकारों ने खूब प्रयास किए थे, सीएम ने भी किए और पीएम ने भी किए। कोई कहता ईडी रेड कर लेगी, मैंने कहा हमने तो टीडी ने जब आई थी तब उसको भी देखा था नजदीक से, कैसे लोग परेशान थे, और ईडी रेड कर भी लेगी तो मेरे घर पे ईडी को मिलेंगे 3-4 जोड़ी जूते और 4-5 जोड़ी जीन्स शर्ट और 1-2 कोई घड़ी मिल जाएगी, उसमें ईडी का केस बनता ही नहीं। इतनी तो मेरी तनख्वाही आती है खुद की कि मैं दिखा दूंगा, ईडी कैसे केस बनाएगी बताओ मुझे। इससे ज्यादा हमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अगर प्रॉपर्टी बनाने की तरफ ध्यान देते, जब बकरी चराने वाला व्यक्ति अरब खरपति हो सकता है तो मैं भी हो जाता। हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर से एक जमाने के अंदर जिन लोगों को 10 रुपए उधार नहीं देता था, बकरियां चराई, आज समाज को संदेश देते घूम रहे हैं। भाई हम समाज के, अरे तुम खुद बकरी चराते थे तो कहां से संदेश दोगे? जो खुद नहीं लिए कहां से समाज को संदेश दोगे? भाइयों, समाज को और किसान को संदेश वही दे सकता है जिसके अंदर संस्कार हो। हनुमान बेनीवाल के अंदर संस्कार है। मेरे पिताजी विधायक थे, जिद्दी बहुत थे, जब भी कोई बात होती जिद कर लेते थे, इसलिए बड़े नेताओं ने उनको आगे नहीं आने दिया। चुनाव जरूर 5 लड़े, 2 जीते, 3 चुनाव हार गए, 6ठे चुनाव में डेथ हो गई, मैं आया। उनसे मुझे संस्कार मिले ईमानदारी के और सच्चाई के। वो ईमानदार थे, सच्चे थे, वो मेरे अंदर आ गए, मेरे ब्लड के अंदर। लोग कह रहे हनुमान बेनीवाल किस मिट्टी का बना? आप मुझे पूछोगे अभी कि आपको इतनी ऊर्जा कहां से मिलती है? मैं कह रहा हूं मैं 2 चपाती खाता हूं सुबह और 2 शाम को, कोई नशा नहीं करता, अंडा भी नहीं खाया कभी आज तक। अंडा तो लोग कहते हैं कि वेजिटेरियन होता है, कहते हैं बच्चे खा जाते हैं, उसमें केक वगैरह में आता होगा अंडा, हम नहीं खाएंगे, हमारी संस्कृति रही नहीं, हम नहीं, सारा परिवार। आजकल तो मैं कई बार लोकसभा का हमारे टूर जाते हैं, विधानसभा के टूर गया तो वहां विधायक और सांसदों की जो हालत देखे, महिलाएं बराबर विस्की पी के और डांस करती है सांसद विधायक, हम उनके अंदर बैठ के ऐसा लगता है कि हमने जीवन ऐसे ही निकाल दिया। अगर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले ने पूछ लिया कि हनुमान जी आपने क्या किया था, जब मैं यही कहूंगा मैं तो घूमता रहा था लोगों को जगाने के लिए, यही क्या और क्या। 25 साल तो घूमते घूमते निकल गए। अब अगर 23 में कुछ हाथ नहीं लगता है, जिस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर हम लड़ रहे हैं, अगर व्यवस्था नहीं बदलती है तो भाइयों 23 से 28 आने के समय 5 साल और उम्र बढ़ जाएगी, 48 पार हो गए और धीरे धीरे आगे चले जाएंगे। और लड़ाई का भी एक जोश होता है, उम्र होती है। लड़ाई आदमी 20 साल से लेकर और 45-50 साल तक ही लड़ सकता है। ये तो ठीक रहा, मेरी शादी लेट हुई और मेरे बच्चे छोटे हैं, इसलिए 20 साल और लड़ लूंगा। अगर शादी पहले हो जाती और बच्चे 20-20 साल के हो जाते हैं तो मैं लड़ाई नहीं करता। अभी तो बच्चों की शादियों में लग जाता, दूसरे कामों में बिजी होता था। यह हनुमान बेनीवाल इस कौम को और किसान को ऐसा व्यक्ति मिला जो सबको साथ लेके चला। आप सोशल मीडिया पर रोज देखते हो, किसी भी कौम के अंदर अगर तकलीफ पड़ी, अगर मुझे याद किया सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत उपस्थिति, मैं नहीं रहा, मेरे तीनों विधायक जाते हैं। और राजस्थान के अंदर बंजारा समाज की तो संख्या नहीं है, बहुत कम संख्या। जब उनके यहाँ हाईकोर्ट के आदेश से कांग्रेस सरकार ने गुंडागर्दी करी, कलेक्टर एसपी पहुंचे और बंजारों के घर तोड़ दिए। मेरे दोनों विधायक सुबह 7 बजे पहुंचे, पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए और हमने आंदोलन किया, बंजारों की जीत कराई। सरकार फिर भी बैकफुट में आने के बाद भी कुछ बातों से मुकर गई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मेरे इन दोनों विधायकों का, पुखराज जी, इंदिरा बावरी का, कि वो
राजस्थान की सरकार से लोहा ले रहे थे उन गरीबों को बचाने का। और हनुमान बेनीवाल ने बड़ा आंदोलन करके ये संदेश दिया, हम वोट के लिए नहीं लड़ते हैं। कई जातियों की जो संख्या ज्यादा है उन जातियों के समर्थन में खड़े हो जाए तो वोट बहुत मिलता है, लेकिन बंजारा समाज की बड़ी संख्या नहीं है, उनका कोई विधायक नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा मेरे ऊपर है और मैं जाति से मेरा लगाव है। बंजारों का अलग इतिहास है, बंजारों का इतिहास पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किस तरह के लड़ाके थे और किस तरह उन्होंने हर व्यवस्था के अंदर टक्कर ली, अपने धर्म की रक्षा करी और दूसरे धर्मों को भी एक संदेश दिया बंजारा समाज ने। भाइयों, हनुमान बेनीवाल हर व्यक्ति के साथ है। आपने देखा होगा, ये जरूर है कि निर्णय में लेता हूं तो सबको पूछ के लेता हूं। ये जितने मंच पे लोग बैठे, कई मेरे छोटे भाई सामने, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं सबके भाषण कराता, लेकिन समय बहुत हो गया, बच्चे जिद करने लगे और बच्चों की भी इच्छा होती है सबकी कि जब हनुमान जी आए ना उस टाइम हम बोलेंगे। अब फिर तो क्या टाइम 1.5-2 घंटे का ही रहता है। तो मैं बच्चों से आह्वान भी करूंगा कि अगली जो रैली होगी उसमें इस बार बच्चों का जिनका नंबर नहीं आया स्वागत सत्कार या भाषण के अंदर, क्योंकि भाषण देना भी बहुत जरूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री था और नागौर में तो बीजेपी के अंदर हमारा ही परिवार साथ था, जयपुर की एक रैली थी, तो मैंने कहा बीजेपी के नेताओं को कि यार हमें माला तो पहनवा दो प्रधानमंत्री को। बोले नहीं नहीं, आपका नंबर नहीं आएगा, आपके समाज के तो 20 पहले से ऑलरेडी माला पहना रहे। वो स्थिति मैंने देखी और आज वही हनुमान बेनीवाल है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कद्दावर नेता समय मांगते हैं मिलने का। हनुमान जी टाइम दो, टाइम दो, आगे की रणनीति बनानी है, आगे की रणनीति आप बनाओ। मैं तो टाइम दे दूंगा, तुम दोनों का इलाज करूंगा 23 के अंदर राजस्थान में, मजबूती से लड़ूंगा। और ये अभी जो हमारा संघर्ष है ये आर्मी के मान और सम्मान का संघर्ष है। भाइयों, मुझे पता है आज कांग्रेस पार्टी ने सब जगह जानबूझ के प्रदर्शन रखे कि हनुमान जी के भीड़ कम हो, सारे विधायक मंत्री लगे जाके। अरे कांग्रेस वालों, तुम्हारा कंपटीशन मेरे से है बीजेपी से? मेरे से तो तुम्हारा कंपटीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 23 में ज्यादातर गांव खाली रहेंगे जहां कांग्रेस के एजेंट नहीं मिलेंगे। बीजेपी से टाइम खराब करो, इधर मत उलझो। ये आरएलपी वाले 4-6 महीने बाद तो कांग्रेस वालों को घूमने देंगे राजस्थान के अंदर। झंडा दिखावा लगा दिख गया, हाथों झंडा भी उतार देंगे, उसको भगा देंगे। मुकाबला होगा राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर 23 के चुनाव के अंदर। जो करवट इस मारवाड़ की धरती से धरती पुत्रों ने लिए, किसान के बेटे 18 के अंदर भी मेरे साथ थे, तब नया था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, अचानक चुनाव आ गए संघर्ष करते करते। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 23 के अंदर राजस्थान का किसान का बेटा, जोधपुर मारवाड़ जहां सबसे ज्यादा राजस्थान की 45 सीट आती है विधानसभा की, भाइयों जिधर मारवाड़ रहता है उधर राजस्थान की सत्ता रहती है। और अब की बार 45 सीटों में से सबसे बड़ा दल और सबसे ज्यादा कोई सीट जीतेगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे। ये थोड़ा थोड़ा हाथ खड़े करा दूं क्या? एक बाड़मेर, बाड़मेर वाले और सुनो, डबल हाथ मत खड़ा करना, कहीं बाड़मेर कह के नागौर में फिर कर दो। और जोधपुर, जोधपुर देखो सही से हाथ खड़े करना है, आगे नहीं तो फिर वैसे चला जाए। 1 मिनट रुको। और नागौर, तो ये तो तीनों बराबर टक्कर में ही है, तीन बराबर। नागौर, अरे रुको, अरे जोधपुर तो आगे ही, वहां तो रैली कर ही रहा हूं ना मैं। अरे भाई जोधपुर वाले तो मेजबान हो आप लोग, तो मेजबान तो ज्यादा रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाड़मेर के दोरा धरती से, नागौर के 400 किलोमीटर नावा के छोर से किसान के बेटे अपने अपने साथ में आए और जोधपुर के प्रत्येक गांव से, और विशेषकर जोधपुर का जो हमारा नौजवान है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, या लंबे समय से जोधपुर के अंदर भी कई इलाके गांव जो पेरीफेरी के गांव की तरह है, वहां से आप सब आए। मैं 36 कौम के मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि हाँ, तेजा जी के भक्तों के साथ साथ रामता पीर के भक्त, भगवान जम्बेश्वर के भक्त, दशनाथ जी के भक्त और बालाजी महाराज के भक्तों पर सारे ही बालाजी का जयकारा करते हैं, देव जी के भक्त जितने आए सबको मैं धन्यवाद देता हूं।
और इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि 18 तारीख को 18 जुलाई से शायद लोकसभा का सत्र चालू हो सकेगा। मैंने सुनी अभी कन्फर्म में, मुझे कह रहे कि 18 जुलाई से चालू होगा। लोकसभा के अंदर तो उस दिन टीओडी होगा, जिस दिन हम पहले दिन जाएंगे अग्निपथ हो, हम उस अग्निपथ पे चलेंगे लोकसभा के अंदर, ठीक है। लेकिन भाइयों, उससे पहले भी जोधपुर की रैली के बाद अगला जो हमारा पड़ाव है, मेरी इच्छा थी आंदोलन लंबा चल सकता है। मोदी जी अहंकार में है, घमंड में है, सारी ताकतें उनके पास है। और मुझे तो एक चीज यह भी लग रही है, जब इंदिरा गांधी सत्ता में हुआ करती थी तो इंदिरा गांधी को लोग भगवान की तरह पूजते थे। तो इंदिरा गांधी को लोगों ने कहा कि साहब ये आपके सामने जो विरोधी है इन सबको कुचल दो। बोले क्या करना चाहिए? बोले इमरजेंसी लगा के इनके हाड़ फोड़ो, सबके ठीक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और जबरदस्ती नसबंदी का अभियान चलाया देश के अंदर। कई तो कुंवारे बच्चों की नसबंदियां हो गई थी उस समय, आप पता करना, इतिहास उठा के पकड़ पकड़ के नसबंदियां कर दी थी। भाइयों, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हारी थी और इंदिरा को भी जेल जाना पड़ा था। मुझे लग रहा है कि किसान के बाद सेना, देश का जवान, कहीं मोदी जी इमरजेंसी लगाने का मन में तो नहीं आ गई आपकी कि देश में इमरजेंसी लगा के मैं इन आंदोलनों को कुचल दूं? गलती से ये काम मत करना। इंदिरा गांधी तो जेल में रह गई थी, आपका तो 3 दिन मन नहीं लगा जेल के अंदर। मुझे पता है कि आप कितने मजबूत हो। ऐसा कोई काम मत करना प्रधानमंत्री जी जिससे देश बिखराव के कगार पा जाए। मैं पुनः प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि जवान जिन्होंने 2014 और 19 के अंदर मोदी को सत्ता के शिखर पर बिठाया, ये देश के वही किसान के बेटे थे जिन्होंने मोदी के लिए बूथों पे कब्जा कर लिया था, जो हमें भी नहीं मान रहे थे, मोदी मोदी कर रहे थे। और भाइयों, मेरे लिए लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल तो लड़कों को बिगाड़ता। मुझे बताओ, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर के कितने लड़के बिगाड़े आज तक? बिगाड़े क्या वो लड़के? और जब लड़कों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी किसी नेता की, जब मेरे छोटे भाइयों के भविष्य अंधकार में हुआ, प्रधानमंत्री का तुगलकशाही निर्णय आया और हिटलरशाही जो इन्होंने ये अग्निपथ लेके आए, इसका विरोध अगर देश में किसी ने किया तो आपके बड़े भाई छोटे भाइयों की चिंता देखते हुए आपका बड़ा भाई सड़क पे लड़ने के लिए सबसे पहले निकला। मैं विश्वास दिलाता हूं, सड़क से लेकर सदन तक इस बार जय जवान जय किसान के नारे के साथ मोदी को दोबारा झुकाएंगे। किसान की तरह जवान के मान और सम्मान को भी ठेस नहीं लगने देंगे। मैं इतना ही भरोसा आपको जोधपुर की धरती से दिलाता हूं कि जब भी आपके जोधपुर वाले मंत्री जी आए दिल्ली के अंदर, उनको भी कुछ लोग जाके ये जरूर कहना कि जब आप जीते थे लोकसभा के अंदर, तब जवानों ने वोट दिया था, सब सारे समाजों ने वोट दिया था। किसान आंदोलन के अंदर भी आपने चुप्पी साध ली थी और जवान के आंदोलन के अंदर भी चुप क्यों हो? बोलो, या तो बोलो कि हमारा आंदोलन गलत है और ये बोलो कि मोदी से बात करेंगे। मैं 2-3 मंत्रियों का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे ये तो गुंडे हैं। एक तो बिहार का वो मंत्री जो भौं ज्यादा करता लोकसभा में, बड़े मुंजा टाइप का, वो कह रहा था कि ये तो गुंडे हैं, देश में गुंडा आंदोलन कर रहे हैं। अरे मंत्री जी, ये बातें जब कह रहे हो, जब आपको 20 पुलिस वाले मिले हुए और मोदी के नाम की रोटी खा रहे हो, दुनिया भर की मजे ले रहे हो मंत्री और सरकार के अंदर, ये गुंडे नहीं है, ये उन किसानों की संतान है जो देश का अन्न उत्पादन करके 1000-1200 फीट नीचे से पानी निकाल के धरती का सीना चीर के इस भारत माता के दूसरे लोगों का अन्न उत्पादन करके पेट भरता है। ये उन किसानों का बच्चे हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करी। 62, 65, 71 की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा अगर शहादत दी, हमारे बच्चों ने शहादत दी। भाइयों, प्रदेश के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, अगर शहीदों की मूर्तियां मिलेगी तो हमारे किसान के बेटों की शहीदों की मूर्तियां सबसे ज्यादा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और तमाम उन राज्यों के अंदर जहां किसान कौमें डोमिनेट है, वहां संघर्ष करते करते
वो अपनी भारत माता को बचाने के लिए अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा लेख, उसमें छपा था कि हिंदुस्तान की थल सेना सबसे मजबूत है। 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पे 50 किलो गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर या 47 लेके और पहाड़ी पे चढ़ते हुए दुश्मन को अगर कोई नेस्त नाबूद कर सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। ये कितनी बड़ी बात, फख्र की बात हम लोगों के लिए। मैं सोच रहा था कि हम रहे या नहीं रहे, जवानों को न्याय दिला के रहेंगे। तो चले या तलवार, प्रधानमंत्री जी हमारी चुनौती सुन लेना। अभी हम बच्चों को आश्वस्त कर रहे हैं, इनके मन में बड़ी ये उदलित गुस्सा में कह रहे थे हम तो पीपी लेके जाएंगे और रेल को जलाएंगे। मैंने कहा मत करना ऐसा काम, मुकदमा में फंस जाओगे फालतू के अंदर। बाढ़ में तो पीपे लेके चले गए थे ट्रैक पे, बड़ी मुश्किल से मोबाइल मिला, किसी ने कहा साहब आप ही रोको। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोलता आप ट्रेन में आग लगा रहे। मैंने कहा क्यों? बोले अपना नाम नहीं आएगा राजस्थान का। नाम तो मैंने कहा वैसे ही आ जाएगा, मैं बैठा हूं ना, दूसरे दिन आ जाएगा नाम। तुम ट्रेन में आग मत लगाना, उसमें हमारे भाई है और जाओ अपने घर। चले गए थे बच्चे, इतना कहना मानते। और भाइयों जब आंदोलन आरएलपी ने किया तो दूसरे दिन देश के प्रमुख अखबारों ने, राजस्थान के प्रमुख अखबार, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने छापा कि आंदोलन की आग राजस्थान में भी लग चुकी है। आग वैसे नहीं लगी ट्रेन में, लेकिन आंदोलन खड़ा हो गया था। और आज मैं देश के तमाम नौजवान सांसदों से अपील करता हूं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के योद्धाओं से, छत्रपों से, कि आज देश का जवान तकलीफ के अंदर है। क्षेत्रीय पार्टियां जो भी बनी है वो जवान किसान के दम पे बनी है। आओ और इस ताकत को एकजुट करके इस घमंडी सरकार को झुकाएं। इसमें कोई पॉलिटिकल माइलेज की लड़ाई नहीं है। बार बार लोग ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक फायदा लेना चाहते हो, कैसी बातें कर रहे हो? इन बच्चों के मतलब बच्चे तो वैसे ही मेरी पार्टी के सारे, जो सारे आरएलपी का ऑलरेडी है। यहाँ जो आए हैं वो तो 90% तो आरएलपी पार्टी के जवान है, 10% ये धोखा खा के इनको लगा कि हनुमान जी सही है। जो मेरा सोशल मीडिया पे विरोध करते थे बच्चे कि हनुमान जी तो ठीक काम नहीं करे, मोदी ठीक करा, अब वही बच्चे कहने लगे कि सेना के मामले के अंदर मोदी ठीक काम नहीं करा, इसलिए हमारा भाई हनुमान ठीक है, हम उसके साथ जाएंगे। भाइयों इतना भरोसा आपको दिलाता हूं, आज तक तो ईश्वर की कृपा से जो भी काम हाथ में लिया कभी हार नहीं हुई, और जिससे भी टकराया उसको भगा दिया। अब की बार सीधा मुकाबला दिल्ली की सरकार से, दिल्ली वर्सेज राजस्थान हो गया है। क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर तो किसान आंदोलन में पंजाब नेतृत्व कर रहा था, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान कर रहा है। जोधपुर की धरती से देश के किसान के बेटे हुंकार भर चुके हैं। अब चाहे आंधी चले, तूफान, चाहे सीने पे गोलियां खानी पड़े, ये आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। और आगामी जो हमारा आंदोलन का पड़ाव है, मैं उसकी घोषणा आज नहीं करके एक दो दिन बाद, ताकि आज क्या हुआ अपने घोषणा, एक मिनट रुको भाई, आज घोषणा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं जैसे ही घोषणा करता हूं तो कांग्रेस वाले 2 दिन अपना वही ज्ञापन पुतला 40 जने जाते हैं। आज मुझे को कह रहा था कि सीएम का बेटा यहाँ 50-60 लोगों को लेकर बैठा कलेक्ट्रेट पे। अब मुझे कहा कि एग्जैक्ट नहीं पता, भीड़ ज्यादा भी हो सकती, कहा थोड़े बहुत लोग हैं 3 दिन से बैठे हुए यहाँ पे। उनको तो तकलीफ मेरे से है, कांग्रेस वालों को तो, कि बीजेपी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हनुमान सत्ता में आ गया तो दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी वो भी बता दूं, अगर मैं सरकार में आ गया तो एक बड़ी जेल बनाऊंगा राजस्थान के अंदर। उस जेल के अंदर 1 महीने के अंदर, 1 महीने में तमाम नेताओं की जांच करा के पिछले 40-50 साल से कौन कौन लूट रहा है उन सबको गिरफ्तार करके एक ही जेल के अंदर रखेंगे। और मैं तो यह भी प्रयास करूंगा कि वसुंधरा और गहलोत के लिए तो एक जेल हो और एक ही बैरक हो। बैरक, अरे रुको एक बार, रुको, बैरक एक होगा, बैरक के बीच में लकड़ी का पार्टीशन करवा देंगे। वैसे गहलोत साहब और वसुंधरा की अच्छी दोस्ती है बचपन से ही, ये तुम लोगों को पता नहीं है अभी, इसलिए ये एक दूसरे की खूब मदद करते हैं। और ये इन्होंने तय कर रखा है कि तीसरा नहीं आना चाहिए,
या तो आप आ जाओ या मैं आ जाऊं, तीसरा होना ही नहीं चाहिए। वैसे गहलोत साहब ने कांग्रेस में जो छोटे छोटे बुलबुल उछल कूद करते हैं ना, उनका ऐसा इलाज किया उनके परिवारों का कि उनकी किस तरीके से दुर्गति राजस्थान में हुई, एक से बढ़ के एक जिले से लेकर दूसरे जिले। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं इनसे लड़ा और मैं इनके चंगुल में नहीं फंसा। अगर वसुंधरा के चंगुल में फंस जाता तो मैं भी बाहर नहीं निकलता, जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंसे थे। सुनो, पूरी बात तो सुनो। जिस तरह महिपाल जी भंवरी के भंवर जाल में फंस गए थे, उसी तरह राजस्थान के कई किसान नेता वसुंधरा के भंवर जाल के अंदर फंस गए थे। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे भाइयों को, इस राजस्थान के अग्निवीरों को, नौजवानों को। असली अग्निवीर तो आप हो, जो अग्नि से पैदा हो। किसान कौम, रुको एक बार, किसान कौम अग्नि से निकली है और किसान के बेटे अग्निवीर है। मोदी के अग्निवीर हमें बनाएगा। हमें तो पूर्व की भांति सेना की रैलियां करवानी है। मैं विश्वास दिलाता हूं। अभी बच्चे जैसे 2-3 सवाल फटाफट बता दूं। मैं पहले ओबीसी वालों को बता दूं, ये बहुत परेशान हो रहे हैं। ओबीसी के आरक्षण के साथ अगर छेड़छाड़ की अंजाम भुगतने के लिए राजस्थान और दिल्ली की सरकार तैयार हो जाओ। हमारे ओबीसी के भाइयों को जो 21% आरक्षण मिल रहा है, मैं मांग करता हूं कि ओबीसी का आरक्षण 21% से बढ़ा के लगभग 35 से 40% करो। बहुत बड़ी आबादी राजस्थान के अंदर है हमारी। दूसरी मैं मांग करता हूं कि एक्स आर्मी का जो कोटा है 12% कितना है? 12% एक्स आर्मी का कोटा है। एक्स आर्मी के हमारे भाई हैं, वो भी उनको उनका कोटा दो, लेकिन हमारा 21% कायम रहना चाहिए, उसमें से कटना नहीं चाहिए। यही तो ओबीसी वाली मांग कर रहे, यही करो ना आप लोग। तो इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। मैं तो जब कई बच्चे तो अभी 20-20, 22-22 साल के हुए, जब आपका जन्म नहीं हुआ था, तब आरक्षण आंदोलन के अंदर जाट समाज को आरक्षण आंदोलन मिला, उसमें हनुमान बेनीवाल की भी बहुत बड़ी भूमिका है। भाई उस समय तो हम आर्थिक रूप से भी मतलब जितनी मदद कर सकते थे, इस जयपुर की रैली से लगा के तमाम रैलियों में जितनी मदद कर सकते थे आगे होकर लड़ाई लड़ी, मदद करी। और उस संघर्ष का ही परिणाम था कि जाट, विश्नोई और हमारी जातियों को ओबीसी का आरक्षण मिला। तो ओबीसी के मैं साथ हुई, मैं खुद ओबीसी का हूं, तो आप इस बात कही क्यों रहो? मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया, भाई हमारा हाईकोर्ट के अंदर जाट को जज बनाओ, जाट बनाओ, गुजर बनाओ, मीणा बनाओ, यादव बनाओ, मेघवाल बनाओ, मुसलमान बनाओ। कोई कह सकता है क्या लोकसभा के अंदर ये बात? अरे किसी मतलब मैं क्या जो अपनी जाति का नाम लेके लोकसभा में हाईकोर्ट जज की बात करते? हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हमारे कौम के हाईकोर्ट जज होने चाहिए ताकि हमें न्याय मिले। उन लोगों को हाईकोर्ट जज बना देते हो जो हमारी कौमों से नफरत करते हैं, उनसे हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं। ये बात लोकसभा के अंदर कही थी, आप मेरा निकाल लिया करो रोज का। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, हमेशा मुद्दा उठा था कि दिल्ली में जो हमारे 9-10 राज्यों का आरक्षण दिल्ली की सरकार ने जाटों का खत्म किया, उसको लागू करें। हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन देश का बड़ा आंदोलन था। 2 ही आंदोलन देश में बड़े हुए जहां मिलिट्री भागी। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर 100 बच्चों ने शहादत दी और मिलिट्री को भगा के देश में संदेश दिया कि हम उस मार्शल कौम से आते हैं जिसने दिल्ली की हमेशा रखवाली करी। और गुजर आंदोलन जो राजस्थान में चला, बेहतर गुजर वीरों को नमन करता हूं, उस आंदोलन का मैं गवाह हूं। मैं गया था और मैंने मेरे भाइयों को तड़पते वहां देखा था। वसुंधरा के इशारे पे किस तरह गुजरों के शांतिपूर्वक आंदोलन करे, गुजरों के सीने पे पुलिस ने गोलियां बरसाई और बेहतर गुजरों को मारा। भाइयों हमेशा मांग करता हूं, मराठा, पटेल, लिंगायत और जितने भी जाट, गुजर जो आरक्षण की मांग करें, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। और हम तो ऐसे नेता हैं, हमने कहा ब्राह्मण, बनिया और आर्थिक आधार पर जो लोग मांग करें उनको भी मिलना चाहिए। तो बात करी थी ना, हमेशा मिला है। आरक्षण सबको मिलना चाहिए देश के अंदर, और आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को यह भी आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं तो यह भी कहूंगा कि सरकारी स्कूल के अंदर एमएलए एमपी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे मास्टर लग जाएंगे सारे के सारे। कि एमएलए साहब का बेटा है तो अच्छे मास्टर है, एमपी साहब का बेटा पढ़ो तो अच्छे
दिल्ली में 2 बार छोड़े। एक बार कहा कि आरएलपी का विलय कर लो, आपको मंत्री बनाते हैं, और दूसरी बार जब गहलोत की सरकार गिरा रहा था, मैंने उस समय बीजेपी का साथ दिया, और एनडीए जब छोड़ा तब नेताओं ने कहा आप सत्ता मत छोड़ो, आपको हम शपथ दिलाएंगे। मैंने कहा मैंने शपथ ले रखी है, मेरे भाई जब भी तकलीफ में होंगे मैं उनके साथ होऊंगा, मंत्री बन के भागूं, उससे पहले टाइम पे मैं चला जाऊं। और भाइयों, मैंने ये भी कहा कि मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के मेरी कौम की, किसानों की और जवानों की हमेशा सेवा करता रहूंगा। और हनुमान बेनीवाल पहला व्यक्ति है जिसने गुलाम प्रांत राजस्थान के अंदर जहां सबसे ज्यादा गुलामी झेली अपने लोगों ने, अपनी पार्टी बनाई, नौजवानों को मौका दिया। 5-5 लाख की रैली के अंदर जवान आधा घंटा तक भाषण देते हनुमान बेनीवाल की रैली के अंदर। मुझे लोग पूछते हैं कि आपको ऊर्जा कहां से मिलती है? ऊर्जा मिलती है बार बार के किसी गांव से, ढाणी से फोन आता है, हनुमान जी ये फाइनल मैच है, हिम्मत मत हारना, आप ही आखिरी लड़ाके हो। शिखर से फोन आता है, हनुमान जी उठो। सारे लोग अपने घर का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, थाने में थानेदार नहीं मान रहा है, तहसीलदार लूट खसोट कर रहा है, एमएलए के घर के दरवाजे बंद है, आप आखिरी लड़ाके हो, लड़ाई लड़ो। फोन आता जयपुर की धरती से, हनुमानगढ़ से, नागौर, जोधपुर से, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ से, भरतपुर से, उठो, आप अपनी ताकत को पहचानो और आपको लड़ाई लड़नी। यह सही है। हनुमान जी महाराज को भी भूल जाते थे। हनुमान जी को जब कोई उनकी शक्ति याद दिलाता था तब उनको याद आती थी, उन तो सूरज भगवान को निकल लिया था। भाई हनुमान जी महाराज की तरफ तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा नाम हनुमान है। जिस तरह हनुमान जी महाराज रावण की लंका के अंदर आग लगाई, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इस भ्रष्टाचारी लंका के अंदर आग लगा के इनको घर बिठा दूंगा और मिशन 23 पूरा करके ही दम लेंगे। ये विश्वास इस राजस्थान के कोने कोने से आए मेरे किसान के बेटों को मैं देना चाहता हूं, मेरे छोटे भाइयों को देना चाहता हूं। आप चिंता नहीं करें, जीत आपकी होगी। लोग बरगला चलेंगे, अफवाहें फैलाते रहेंगे, आपको किसी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलना है और हमारी माताएं बहनें, छोटी बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उखाड़ के फेंक देगी। अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा उसकी रूपरेखा, अभी रुको आप, एक जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सारे जो लोग बैठे हैं ना वो मंच में जिद कर रहे हैं कि रैली को इधर ले जाओ, रैली को उधर ले जाओ। इसलिए मुझे शांतिपूर्वक तरीके से 2 दिन का मैं आप लोगों से बैठ के बाद 2 दिन बाद बैठ के अपन तय करेंगे कि अगला रेला कहां पे होगा, उसके बाद और रेला कहां होगा, फिर दिल्ली कूच कब होगा। रुको, दिल्ली कूच कब होगा, और आवश्यकता पड़ी तो रेलवे ट्रैक पे भी जाएंगे, हाईवे भी जाम करेंगे। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, कांग्रेस को भी साफ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी इस राजस्थान और देश में सबक सिखा देंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मंचासीन, एक मिनट, मंचासीन मेरी मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी जी, भोपालगढ़ के एमएलए साहब और इस पूरे कार्यक्रम के अंदर लंबे समय तक रात दिन मेहनत करने वाले भाई पुखराज गर्ग जी, छोटे भाई नारायण बेनीवाल जो आपके यहाँ सारा काम देख रहे हैं, उदयलाल जी डांगी, खड़े होने डांगी, उदयलाल जी जिन्होंने बल्लभ नगर के अंदर, एक मिनट, बल्लभ नगर के अंदर भाजपा को 4थे नंबर पर धकेल के और लगातार कांग्रेस का मुकाबला किया। और दूसरे नंबर पर है भाई रामस्वरूप जी कछाना, सरकार के पूर्व मंत्री, मेरे भाई और गुर्जर समाज के कद्दावर नेता राजस्थान के अंदर। क्योंकि दिल्ली कूच करना होगा ना तो रामस्वरूप जी की बिना नहीं कर पाएंगे, उन कोटपुतली होकर जाना पड़ता। पहले भी कूच कराए थे उन्होंने। इन सबको विशेष रूप से मैं बढ़ावा दे रहा हूं। मेरी पार्टी के चारों प्रधान, एक समर्थित प्रधान, नगर पालिका के चेयरमैन के साथ जितने भी प्रवक्ता, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सारे जिला अध्यक्ष, एक दो कोई नीचे दिख रहे थे मुझे, बाकी सारे ऊपर बैठे हैं। ये ऊपर नीचे में कोई नहीं, मेरे मन में आप लोग हो, जो मेरे मन में है वो नीचे से ऊपर आ जाएगा, और मेरा मन नहीं सही नहीं है तो ऊपर वाला नीचे की ओर चला जाएगा। आप मेरे मन के अंदर हो और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को पूरा सम्मान है। भाई बावड़ी के हमारे प्रधान, ये इन्होंने कह दी थी वो बात, ओशा वाली बावड़ी प्रधान का है, उनका सीधा कंपटीशन दोनों लोगों का। मेरा तो कम है, ये ज्यादा करते रहते हैं, इनकी पैरेकारी करते हैं। दूसरे जो हमारे जोधपुर, बाड़मेर और नागौर के अंदर इन रैलियों में जोधपुर के जिला अध्यक्ष जी, तमाम महिला मोर्चा की बहन, हमारे अजमेर के आगे
जयपुर का आगे भागीरथ जी नैन आगे, राजू जी खोजा, राष्ट्रीय महासचिव भाई मनीष जी, राष्ट्रीय सचिव नेम सिंह जी चौधरी जो आगरा से आए, उमेदराम जी बाड़मेर के अंदर रात दिन एक लग के पूरा प्रयास किया। भाई छुट्टन यादव नौजवानों के नेता चौमू से, अब की बार छुट्टन की तो लॉटरी लग जाएगी पक्की, विधानसभा में चला जाएगा। हमारे सीताराम जी, ये सीताराम जी नाइक है ना, अभी 2-3 बार वसुंधरा ने कोशिश की थी इनको पटाने की, सीताराम जी को ये छोड़ के चले, बड़ी मुश्किल से रोक रखा इनको। अगर एमएलए बनते तो अभी तक वसुंधरा पास चले जाते। ये कह रहे मेरे तो पहले से ही वसुंधरा जानकारी कह रहा था, पता नहीं कौन। अब मत जाना सीताराम जी वसुंधरा के चक्रों में बैठे। अब हो गया ये अनिल बारूपाल हमारे जाहिल के 2nd नंबर रहते। अब के अनिल के भी लॉटरी लगने के पूरे चांस है। हमारे भाई रेवंत जी डांगा प्रधान जी मुंडवा से, और पाली के जिलाध्यक्ष माधव जी, भाई रोहित गुजर कहाँ चला गया, रोहित गुजर और रऊफ खान जी। सुनो, अब रऊफ खान जी को मैं कह रहा हूं कि आप वाले अगर आ जाए सारे तो 125 सीट आएगी हमारे पास, 125 पार कर देंगे अगर रऊफ खान जी की टीम हमारे साथ आ जाए। क्योंकि देश में जहां भी मोर्चे बने, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी, वो मुसलमानों के बिना नहीं बनी। राजस्थान में मुसलमान अगर आरएलपी के साथ जुड़ गया और मेघवाल आ गया तो 175 सीट जाएगी। जाट गुजर मीणाई तो आ जाएंगे सारे, अपना तो समीकरण बनते हैं। और हमारे बद्री जी साड़ा के अंदर अकेले भीलवाड़ा में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना उपचुनाव भी लड़ा, बहुत मजबूत है, पूरी ताकत के साथ दमखम के साथ आए बद्री जी। उधर हम अपनी टीम हो गई, सताराम जी देवासी खड़े हो तो है। भाई धर्मेंद्र जी रावत आंदोलनकारी अध्यक्ष, हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। अजमेर में हमेशा इनको आंदोलन करते हुए देखते रहते हो, देखते हो नहीं देखते। ये रह गए अपना शंकर जी नारोलिया, ये बाबूलाल नागर को जेल में इन्होंने डलवाया था उस समय। जयपुर के जिलाध्यक्ष है भागीरथ जी हो गए, प्रधान जी हो ना, भोमाराम जी और श्याम प्रधान जी, भोमाराम जी हो आगे। देखिए ये भी रुको बच्चों, भोमाराम जी को बड़ी जिम्मेदारी भी दूंगा मैं, क्योंकि ये परशुराम जी मदेना के बहुत करीब थे। उन्होंने रुको सुनो, पूरी बात सुनो, पूरी बात हो जाएगी, फिर बात तो सुनो। भोमाराम जी परशुराम जी के बहुत नजदीक थे, लेकिन उन्होंने कभी इनको टिकट नहीं लेने दी कांग्रेस पार्टी की। फिर भी ये उस परिवार की चिंता करते हैं। जो मैं ओसिया में बात बोल के आया था, वो भोमाराम जी उस बात को पूरा करा देंगे, करवा देना आप, ठीक है। हमारे राजेंद्र फौजी झुंझुनू के जिलाध्यक्ष, फौजी साहब राम करो ने। ये झुंझुनू के जिलाध्यक्ष है, ये खुद फौजी है, राजेंद्र फौजी। अरे वो फौजी नहीं है जो गोलियां बरसाता, ये दूसरे वाले फौजी है। ये हो गए हमारे दानाराम जी गिटारा, बीकानेर के जिलाध्यक्ष। इन्होंने हर व्यक्ति ने पूरा प्रयास लंबे समय तक पार्टी के लिए बहुत जबरदस्त प्रयास रहा। महेंद्र जी सीकर के, महेंद्र जी अपने कटराथल सीकर के जिलाध्यक्ष। मनीष जी हो गया परिचय, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, छोटे भाई है मेरे मनीष जी चौधरी, जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का महासचिव है, वैसे मनीष चौधरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, राहुल गांधी के बराबर। और हो गए विजयपाल बेनीवाल, कहाँ गए? तो अब कोने में छुपा बैठा है ये विजयपाल बेनीवाल, खूब मेहनत कर रहा बीकानेर के अंदर। विवेक मात्रा जी कहाँ? भाई विवेक जी मात्रा पीछे खड़े हैं जोरदार। ओम जी डूडी खड़े हो। रामधन जी, ओम जी डूडी वहीं से खड़े हो जाओ। रामधन जी जिलाध्यक्ष। भाई रामरथ जी विष्णोई, जिनके लिए मैं सभाएं करके गया था, रामरथ जी विष्णु।
रात और दिन पार्टी को मजबूत करने के लिए चल रहा है। मुंडवा चेयरमैन हमारे नगर पालिका, राजस्थान में एक ही नगर पालिका का चेयरमैन आरएलपी पार्टी का, वो सुभाष कंदोई मुंडवा से नागौर। कौन है, बोलते रहो यार उधर आगे। नागौर नागौर एक मिनट, नागौर प्रधान भाई श्रवण मेहरा आरएलपी पार्टी के। गुड्डी देवी आए क्या? गुड्डी गजेंद्र क्या नाम है? चैनाराम जी, रुको यार एक मिनट सुनो, मुझे एक मिनट में परिचय करता हूं। चैनाराम जी चौधरी शेरगढ़ वाले, बहुत लड़ाके चैनाराम जी। ये भाई गजेंद्र बाड़मेर से, बहुत मेहनत की इन लोगों ने। जगदीश और लम्बा जा गया हो ना। ये सावरलाल जी जाट जो मंत्री थे अपने, उनके छोटे भाई है जगदीश जी लंबा, पार्टी के उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। कहाँ है? हमारे बिलारा का उप प्रधान संपत अडिंग। कहाँ है संपत? खड़ा हो जाओ संपत। संपत अभी 7 दिन में पूरी मेहनत कर रहे संपत। और एक संपत पूनिया का है। संपत पूनिया हमेशा घेराव करता रहता है थानों के। थान सिंह जोली दिखा रहा है। थान सिंह जोली कौन रह गए? केसर जी, केसर जी ने बहुत पीले चावल बांटे हर जगह झुंड में थे। नागौर के जिलाध्यक्ष भाई हनुमान भाकर, डॉक्टर श्रवण जी ओसिया से, अरे भेरू इधर। ये उदयपुर का अपना जिलाध्यक्ष है भाई भेरू शंकर जाट उदयपुर का। ये उदयलाल जी डांगी का सारथी है और ये उनके साथ उदयलाल जी के साथ रहता भेरू हमेशा। शहजाद अरुण बाकर यूनिवर्सिटी से। परवीन भाई साहब, परवीन। ये सिरोही का जिलाध्यक्ष है भाई परवीन, अपना सिरोही से। सिरोही के अंदर जहां हमारी संख्या नहीं है वहां पूरी मेहनत करके बॉर्डर को रोक रखा इसने। एक मिनट रुको, एक मिनट। रमजान खान जी पहले मंत्री थे अपने, उनके पोते हैं शहजाद, मेरा छोटा भाई। बहुत मजबूत टीम है पूरे राजस्थान के अंदर ब्यावर की। शहजाद कालूराम जी लोहार जो हमारे उदयपुर के जिलाध्यक्ष हैं। अब मेरी बात सुनो। दिनेश झुंझुनू से बैठा, दिनेश हमारा जिलाध्यक्ष यूथ का, खूब मेहनत। जैसे मैं जिला सुरेश मेघवाल कहाँ है? ना ना। अब भाइयों सुनो मेरी बात। एक ऐसा है, फिर तो मैं नाम लूंगा ना तो ये सारे वहां तक मेरे ही हैं सारे, ठीक है ना। अब एक बार जो मंच में दिख रहा है मैं एक एक बार कर लूं। बाकी सारे जो मेरे सामने खड़े हैं, ये जाइल की टीम कौन कौन सी होगी? ये लूणी की मेरी टीम, भोपालगढ़, सुनो, भोपालगढ़, पीपाड़, शेरगढ़, लोआउट, ओसिया एक साथ ही आ गए। पूरा नागौर जिला बोल तो दिया, बाड़मेर पूरा आ गया है क्या? में वो निकल गया। अब एक मिनट, आप एक बात और सुने। ये मेरे छोटे भाई जो पूरी टीम जयपुर से आई, जयपुर के जिलाध्यक्ष कहाँ गए वो सारे? अरे जयपुर वाली टीम एक बार यहाँ आ जाओ ना मेरे पास। सुरेंद्र कहाँ गए? सुरेंद्र पारुल यहाँ आओ, आ जाओगे? आ जाओ। सुभाष कड़वासरा बाहुबली,
मोन्टू पारिक जी, मोहन निठारवाल, एक ऐसे एक एक करके डिस्टर्ब करते हैं। प्रेम बेड़, लेकिन आज जिन जिन के नाम ले रहा हूं ना, उनको हेलीकॉप्टर में किसी को भी नहीं बिठाऊंगा, ध्यान रखना। ओम जी आपका नंबर आएगा उसमें। ये कमलेश, सुरेंद्र, पारुल, टीम कमलेश, टीम सुरेंद्र, बबलू जी पारासरिया, सरपंच साहब। अब मेरी बात सुनो, कुछ अगली बार फौजी साहब, अगली बार जब रैली करेंगे ना, उसमें पहले मुझे लिस्ट बना, 15 मिनट में अलग से नाम ले लूंगा आप लोगों, ताकि आपको भी तकलीफ नहीं पड़े। अब एक मिनट मैं रुको बच्चों, 1 मिनट। हमारी एक बात में कह के मेरी बात समाप्त करता हूं कि बच्चों के मन में यह है कि खाली ये रैली टीओडी को निरस्त करने और अग्निपथ को वापस लेने की है। टीओडी अग्निपथ वापस लेने के साथ साथ सेना की जितनी भी भर्ती रैलियां होगी राजस्थान देश के अंदर, उन सबका अगर पेपर बाकी तो पेपर करा के पहले भर्ती किया जाए। 2 साल की कोरोना की छूट देते हुए, नियमों में शिथिलता देते हुए, और दूसरा एयरफोर्स और नेवी की जो ज्वाइनिंग बाकी है उनको भी ज्वाइन कराएं। ये सारी बातें हमने लिख रखी है, सारी बातें ज्ञापन में। मैं पुनः देश के नौजवानों का, जोधपुर की धरती पे मारवाड़ और राजस्थान के नौजवानों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि आज आपने देश के अंदर इस आंदोलन को एक बड़ी आबादी शांतिपूर्ण तरीके से आपने मोदी तक संदेश दिया कि दिल्ली की सरकार अगर नहीं मानी, हम दिल्ली कूच करेंगे और नेताओं को दिल्ली में बंधक बना लेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बोलो तो तुम बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनपुर खंडर एंड टीम इकोनॉमी मानव के साथ एमपी साहब का स्वागत कर रहे हैं। पचपत्र से चेनाराम जी। चेनाराम में जब बालोत्रा में कार्यक्रम था तो सुबह 6 बजे तक खड़ा था मजबूती के साथ उस कार्यक्रम के अंदर। चेनाराम बहुत बहुत धन्यवाद सबका। लीजिए ये अंतिम स्वागत संपूर्ण जोधपुर की तरफ से है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। वाल्मीकि समाज की तरफ से यह स्वागत और सम्मान 51 किलो की फूल की माला के साथ हो रहा है। इसमें भावनाएं संपूर्ण जोधपुर की है। मैं एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। मैं भाई 1 मिनट छोड़ो यार प्लीज। मोन्टू कंडारा के भाई की जिस तरह लवली की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या पुलिस ने करी थी, वो मामला तो सीबीआई में चला गया, लेकिन सीबीआई उसकी जांच नहीं करी है। मैं मोन्टू के परिवार को आश्वस्त करता हूं कि अगले कुछ ही टाइम में सीबीआई को जांच करने के लिए सीबीआई को आना पड़ेगा। ये दबाव देश की सरकार पर हम लोग बनाएंगे, आप निश्चित रहे, सीबीआई जांच करेगी। और 1 मिनट आप लोग बैठो, ज्ञापन के लिए कोई आ रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट फोन आ गया। मंच पे खड़े साथियों से निवेदन रहेगा, आप थोड़े से पीछे हो जाए। अंतिम 10 मिनट में आप थोड़े से व्यवस्थित हो जाए। मंच पर जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़े से पीछे की तरफ हो जाएं। कहाँ सो रहे हो? सोते रहते हो तो पीछे रह जाते। जो ये हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष हमारे विजय सिंह जी बेनीवाल, हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष, और भी कोई जिलाध्यक्ष अगर यहाँ आया हुआ है और यहाँ आना चाहता तो जिलाध्यक्ष हो तो आ जाओ कोई। लो भाई रुको भाई रामपाल जाल का, ठीक है, भंवर जी रावत, लक्ष्मण जी उप प्रधान है कहाँ? लक्ष्मण जी और गुड्डी देवी दोनों कहाँ हैं? प्रधान जी आओ ना, ऊपर आओ ना। तो वहां बैठोगे तो कौन नाम लेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ बैठा, मेरे को क्या पता चलेगा।
धन्नाराम हुड्डा, जालोर से हमारे सरपंच साहब बाबूलाल जी सारण, ऊपर आओ ना बाबूलाल नारायण, आ रहे हैं क्या? आएंगे। अरे भाई रुकना आप लोग, सुनो, हो सकता है अपने को कलेक्टर की तरफ कूच करना पड़ सकता है। 10 मिनट रुको आप लोग, बैठो, एक बार बैठ जाओ, एक बार सारे बैठो, एक बार सारे बैठो वापिस। हो सकता है कि हमें कलेक्टर की तरफ कूच करना पड़ सकता है, इसलिए सारे लोग एक बार बैठ जाओ, सारे बैठो। टोंक के जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र पराणा, अब मेरे को नहीं दिख रहा, मैं नाम नहीं ले, मुझे दिखे जब होगा ना, कहां से लोग दिखे नहीं लोग, है कहां राजेंद्र? सारे ही हैं, बड़े सारे सब अपने ही भाई हैं सारे। जालोर से सोनाराम जी, चूरू के जिला अध्यक्ष भाई मदन जी ढाका, लक्ष्मण जी सरपंच साहब, पूरा जालोर जिला। अरे पैदल चलना है ना कलेक्टेड या कमिश्नरेट चलना, कहां चलना बोलो? तो 2 मिनट वेट करो, रुको आप। लग रहा है प्रशासन का दिमाग बहुत खराब है, ठीक है ना? एडीएम साहब आएगा, एडीएम नाराज। पूरा मंच थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। और लीजिए, आज जिस मैसेज लाइव वाली टीम से निवेदन रहेगा कि आप लाइव बंद कर दें। और लीजिए, जिस बड़े मिशन और मकसद के साथ आज की यह सभा रखी गई थी, जिस बड़ी उम्मीदों के साथ आज की यह सभा रखी गई थी, वो हमारा मिशन और मकसद सफल हुआ। मंच